मैं एक ग्रोइंग ट्रेंड देख रहा हूँ ऑफ द डिवोर्स रेट्स, और जिस तरह के केसेस न्यूज़ में मैं सुन रहा हूँ, द लेडीज एक्चुअली मर्डरिंग और किलिंग देयर हस्बैंड्स और फियांसेस। तो लड़कों में भी एक फियर जनरेट होने लगा है, लड़की है तो क्या हुआ भाई, आपको ख़त्म कर सकती है। जो रिलेशनशिप्स हैं पहले के टाइम पे एक नेसेसिटी थी, बट दीज डेज रिलेशनशिप एक चॉइस बन गई है। रिलेशनशिप आज के टाइम पे ऑप्शंस, कंपैरिजन और वैलिडेशन के ऊपर बचा हुआ है। ये तीन टर्म्स पूरे के पूरे इस जो रिलेशनशिप को डिटोरिएट कर रहे हैं मॉडर्न टाइम में, ये तीन चीज़ें। और जब वो एक कंडीशनिंग आ जाती है तो रिलेशनशिप नहीं रहता, एडजस्टमेंट रह जाती है। जेनजीज में मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत नॉर्मलाइज कर दिया गया है, एंड आई वांट टू नो फ्रॉम यू हाउ डिड दिस बिकम पॉसिबल। जब भी ऑप्शंस आने लगे, वी गेट टू नो मल्टीपल न्यू टर्म्स, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, सिचुएशनशिप्स, ऑर्बिटिंग, ऐसे ऐसे नए नए टर्म्स आते जा रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा ट्रेंड बोला जाता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा गर्लफ्रेंड्स है, सबसे ज़्यादा बॉयफ्रेंड्स है, वो बहुत चिल पर्सन है, एक कूल गाय दिखेगा। एंड इफ यू लैक, यू गॉट स्कैरसिटी, फोमो हो जाएगा। हाउ डू यू डिफाइन चीटिंग? चीटिंग किस टर्म्स में डिफाइन? लाइक चीटिंग योर पार्टनर। आपकी क्या क्या एक्टिविटीज या फिर एक्ट होने पे वी कैन से दैट यू आर चीटिंग ऑन योर पार्टनर? What myths should people stop believing in right now? परफेक्ट पार्टनर जैसा कुछ नहीं। हाय पंकज, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ मानसी, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ पंकज, आपसे बात करके मुझे फील आ गई कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट से बात कर रहा हूँ। थेरेपी सेशन तो दूर की बात है, जब लेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। आज आपको बुलाने का, आपसे बात करने का जो मेजर कंसर्न है, वो ना कुछ रिलेशनशिप्स को लेकर मैं आपसे बड़े सारे सवाल, मेरे क्वेश्चन हैं, बात करना चाहता हूँ। और मैं एक ग्रोइंग ट्रेंड देख रहा हूँ ऑफ द डिवोर्स रेट्स। इट्स ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, और जिस तरह के केसेस न्यूज़ में मैं सुन रहा हूँ ऑफ द लेडीज एक्चुअली मर्डरिंग और किलिंग देयर हस्बैंड्स और फियांसेस। तो लड़कों में भी एक फियर जनरेट होने लगा है अबाउट मैरिज, कि नहीं करनी चाहिए। बिफोर मे बी इट यूज टू बी एज का फैक्टर, कि अब सही एज नहीं है। नाउ डेज मोर ऑफ एज इट्स अ कंसर्न कि यार नथिंग इज सेफ नाउ। लड़की है तो क्या हुआ भाई, आपको ख़त्म कर सकती है, दिस इज ऑल्सो अ थिंग। एंड देन डिवोर्स के बाद कुछ लोग उनको एलिमनी देनी पड़ती है, दैट्स ऑल्सो फियर। सो लॉट ऑफ फियर मॉन्गरिंग इज ऑल्सो हैपनिंग ऑन सोशल मीडिया, लॉट ऑफ थिंग्स आर हियर। आज पूरा हम आपका पर्सपेक्टिव एज अ साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि आप इन चीज़ों को ज़्यादा डेप्थ एंड क्लैरिटी के साथ समझते हैं और हमें समझा भी सकते हैं, आई बिलीव इन दैट। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। मैं आपसे एक ओपनिंग स्टेटमेंट चाहता हूँ। व्हाट डू यू बिलीव इज द रिलेशनशिप स्टेटस, आई वुड से आजकल में क्या चल रहा है? आर वी गोइंग टूवर्ड्स अ राइट डायरेक्शन व्हेन इट कम्स टू कंपेनियनशिप इन रिलेशनशिप or not? If yes, how? If no, how? अगर इस बारे में बात करी जाए, जो रिलेशनशिप्स हैं पहले के टाइम पे एक नेसेसिटी थी। लाइक रिलेशन वाज अ नेसेसरी सर्वाइवल पार्ट के लिए, बट दीज डेज रिलेशनशिप एक चॉइस बन गई है। इसको दोनों ही टर्म्स में लेके जाया जा सकता है, पॉजिटिव टर्म्स में भी और नेगेटिव टर्म्स में भी। लाइक उस टाइम पे अगर हम इंसान की बात करें, ह्यूमन का ब्रेन जिस तरीके से इवॉल्व करता आया है, पहले सिर्फ एक सर्वाइवल मोड था कि ठीक है, आई थिंक यू माइट नो कि पहले अरेंज मैरिजेस बहुत जल्दी हो जाती थी, बहुत छोटी एज में शादी कर दी जाती थी। हमें पता ही नहीं होता था कि हमारा पार्टनर कौन है, काफ़ी टाइम बाद हमें पता चलता था, और हमें एडजस्ट करना पड़ता था उस टाइम पे, और एडजस्टमेंट एक नेसेसिटी थी। बट दीज डेज वी हैव ओपन चॉइस फॉर एनीथिंग। इफ अ पर्सन डोंट वांट टू मैरी, लिव इन में रह सकता है। सिचुएशंस काफ़ी सारी चल रही हैं।
और जो डाइवोर्स रेट्स की बात आ गई है, वो जब एक आपके सामने चॉइस रख दी जाती है ना, ठीक है ये नहीं, नेक्स्ट, थर्ड, फोर्थ, वो चॉइस में यू वांट एक एक्सपेक्टेशनल लूप क्रिएट हो जाता है कि यार मेरी एक्सपेक्टेशंस का सेट्स तो ये है और ये इस पर्सन से मैच नहीं करता है। तो रिलेशनशिप आज के टाइम पे ऑप्शंस, कंपैरिजन और वैलिडेशन के ऊपर बचा हुआ है। ये 3 टर्म्स पूरे के पूरे इस जो रिलेशनशिप को डिटोरिएट कर रहे हैं मॉडर्न टाइम में, ये 3 चीज़ें। यू कंपेयर योर पार्टनर, वैलिडेशन चाहिए आपको कि वो मेरे साथ चलता हुआ कैसा लग रहा है। एक चेकलिस्ट बना दी जाती है। अगर लड़कों की बात करें, 6 फीट का होना चाहिए, फिजिकल बॉडी होनी चाहिए, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए, इमोशनली मैच्योर होना चाहिए। यू चेकलिस्ट द थिंग्स। और जब वो एक कंडीशनिंग आ जाती है तो वो रिलेशनशिप नहीं रहता, वो एडजस्टमेंट रह जाती है। यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर पार्टनर। एक हद तक एक्सपेक्टेशंस ठीक है, बट तुम उस एक्सपेक्टेशन को बोल ही इस तरीके से रहे हो या फिर एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव एन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम माई पार्टनर, वो फुलफिल नहीं हुई, ना मैंने उसका एक्सप्रेस किया, वो डिसअपॉइंटमेंट में चली गई। जस्ट इन अ केस यू से कि यार मेरे पार्टनर को उस टाइम ये करना चाहिए था, उसको मेरे से बात करनी चाहिए थी, उसको उससे बात नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए, एन नंबर ऑफ एक्सपेक्टेशंस। अब एक्सपेक्टेशंस कई बार तुम एक्सप्रेस करते हो, कई बार सप्रेस करते हो। एक बार सप्रेस करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, एक बार वो इंसान फटेगा। और जब वो एक्सप्रेस हुई, सामने वाले इंसान का सीधा जवाब आएगा, यार यू आर वेरी जेलस, बहुत इनसिक्योर हो, ये है वो है। तो एक्सपेक्टेशन इस तरीके से हो जाएंगे, अगर वो फुलफिल हो जाती है तो मेरा पार्टनर सबसे बेस्ट है। अगर वो बेस्ट हुआ, एक एक्सपेक्टेशन को तो विद इन अ सेकंड दूसरी एक्सपेक्टेशन बर्थ ले लेगी। और हर बार एक्सपेक्टेशन पूरी होना ज़रूरी नहीं होता मानसरी। जैसे जैसे वो नहीं होंगी, वो अपने इमोशन सप्रेस करता जाएगा, एक टाइम पे वो टॉक्सिसिटी आएगी। वो टॉक्सिसिटी जो यू कैन से डिस्प्यूट्स में कन्वर्ट होती है, और जब वो टॉक्सिसिटी पीक पे पहुंचती है तब वो रिलेशन एंड हो जाता है। हम्म। आपने कहा कि पुराने जो रिलेशंस थे वो मेनली एडजस्टमेंट्स पे चलते, नेसेसिटी थी, एडजस्टमेंट, Necessity. लोग एडजस्ट करते थे Yeah. कि क्या हुआ, मेरा पति, आई बी रेसिस्ट Yeah. और सेक्सिस्ट सेइंग दिस थिंग्स, क्या हुआ मेरा पति टकला हुआ, क्या हुआ मेरा पति काला हुआ, एटलीस्ट वो अच्छा कमा पा रहा है। सो आपने एडजस्ट किया, भले ही लुक वाइज आपको वो इंसान पसंद नहीं है, बट आपने एडजस्ट किया क्योंकि आपके बाकी चीज़ें फुलफिल हो रही हैं, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने एग्री किया है। क्या हुआ, मुझे मारता पीटता है ना। तो बहुत सारी चीज़ों में आपने एडजस्टमेंट इसलिए की क्योंकि आप उस शादी से निकल कर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपने लिए कुछ बिल्ड करा ही नहीं, यू आर नॉट एजुकेटेड, you do not know how to earn money for yourself, so a lot of adjustments were there. बट आज के टाइम पे ये चीज़ नहीं है, आज के टाइम पे फाइनेंशियल फ्रीडम है। तो कोई लड़की क्यों सहेगी मारपीट या डोमेस्टिक वायलेंस जब वो शादी से निकल कर वो अपने लिए एक लिविंग अर्न कर सकती है और ज़्यादा पीसफुल रह सकती है। हेंस द डिवोर्स रेट्स। भाई मुझे क्यों झेलना है, मैं इसको डिवोर्स करके आई कैन लुक फॉर अ बेटर पार्टनर। सो द क्वेश्चन इज, इट काइंड of a little complicated question, though it will sound really simple. इनमें से सही कौन सा है? अगर हम अपना कंफर्ट देख रहे हैं तो डिवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं, है ना। तो कुछ लोग इसको एज अ नेगेटिव थिंग बोलते हैं, शोइंग द पॉजिटिव थिंग टू बी द पुराना एरा वेयर एडजस्टमेंट्स वर देयर। कोई बात नहीं, झेल लेते हैं, कोई बात नहीं, पिट लेते हैं, कोई बात नहीं, सह लेते हैं। उधर वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखते हैं कि शादी उन्होंने अपनी बचा ली, दे शो दैट एज अ पॉजिटिव थिंग। सो व्हाट डू यू थिंक इज द राइट थिंग फॉर रिलेशनशिप? इसको लंबा चलाना ज़रूरी है या फिर अगर डिवोर्स लेने की ज़रूरत पड़ रही है तो ले ली? ओके, इसमें जो मेजर फैक्टर है, चाहे वो पुराना टाइम हो या आज का टाइम हो, एक सिंपल वर्ड आपने भी खुद ही यूज़ किया, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग। अगर वो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है फीमेल, दैट इज़ एन अमेजिंग थिंग, बट दैट फिनेंशियल इंडिपेंडेंस शुड बी अ लेवरेज। एक लेवरेज की तरह काम कर रहे हैं कि तुम उस पर डिपेंडेंट नहीं हो, बट यू आर रिलायबल ऑन योर हस्बैंड, राइट। डिपेंडेंसी और रिलायबिलिटी में बहुत फ़र्क होता है। किसी भी उसको तुम अगर कंपेयर कर रहे हो तो कंपैरिजन सिर्फ एक पैरामीटर पे नहीं होता कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। दे आर इमोशनल नीड्स, देयर आर फिजिकल सिक्योरिटीज, सेफ्टी आती है, स्टेबिलिटी आती है। उस टाइम पे एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी,
अगर पुराने टाइम की बात करें, सीधे एक चीज़ थी, रोटी कपड़ा मकान, साथ रहना है, बच्चे हैं, ख़त्म। इससे ज़्यादा इंसान सोचता ही नहीं था। मुझे कमाना है, मुझे बच्चों को आगे पढ़ाना है, शादी करनी है, बस उससे ज़्यादा नहीं सोचता था। इमोशंस के उस टाइम पे जगह नहीं थी, राइट? अगर थी भी तो वो सप्रेस कर दिया जाता था, एक सिस्टम बना दिया गया था। लेकिन आज के टाइम पे, टॉकिंग अबाउट जेनजीज, इमोशनल फैक्टर सबसे ज़्यादा मैटर करता है। लड़कियों का सबसे ज़्यादा क्या है कि लाइक फिनेंस, आई विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन यू, बट या इमोशनल मैच्योरिटी तो वो सीख करती ही हैं। अगर इमोशनली मैच्योर पर्सन होंगे दोनों के दोनों, तो वो चाहे फिनेंशियल पार्ट हो, चाहे वो स्टेबिलिटी पार्ट हो, डाइवोर्स तक की बात आनी ही नहीं चाहिए। तो अगर हम ये बात करें कि डाइवोर्स रेट जो बढ़ रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि कंपैटिबिलिटी नहीं है या फिर स्टेटस मैच नहीं हो रहा है। स्टेटस से पहले आपकी इमोशनल मैच्योरिटी लेवल क्या है? हाउ ईजीली और अंडरस्टैंडिंग ईच अदर? इज इट यू आर लिविंग विद द पर्सन फॉर द स्टेटस, और या फिर वो इमोशनल नीड्स हैं? दैट मैटर्स। कभी कभार इन सर्च ऑफ अ परफेक्ट पार्टनर हम इतनी गलत एक्सपेक्टेशन जो सेट कर लेते हैं, जैसे कि आपने भी कहा कि चेकलिस्ट बनती हैं कि ये भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए। बट देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट जो मैं बिलीव करता हूँ कि इफ वी आर ह्यूमन, नोबडी इज परफेक्ट। ट्रू। वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन कि कहाँ पे आपको ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि चलो यार, एट द एंड ऑफ द डे ही और शी इज अ ह्यूमन बीइंग, कहीं पे तो हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर, ईदर ही इज फाइनेंशियली stable and doing great, or that person is emotionally available. Both the things together going is rarely happening with people. अगर कोई अपना business setup है, बंदा entrepreneur है, most of the times वो emotionally available नहीं है, उसके 10 तरह के chaos उसके दिमाग में चलता है। In that case वो आपको stability दे रहा है, अच्छा पैसा दे रहा है, comfort दे रहा है, but emotionally वो available नहीं है। दूसरे केस में there would be a guy जो दिन भर हेलो बेबी बाबू सोना करेगा, फोन पे लगा रहेगा, क्योंकि वो वेल है, उसको कुछ करने के लिए नहीं है। So the point is, where do you draw the line? यानी कितनी सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल है और क्या सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल है। यानी where do you say कि यार ह्यूमन है, इतनी खामियां तो आपको झेलना पड़ेगा, एंड where do you say यार ये बेयर मिनिमम है, इतना तो होना चाहिए। where do you draw the line? ओके, इसके लिए एक एनालॉजिक एग्जांपल लेता हूँ। एक स्पिरिचुअल स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। Okay. सबसे ज़्यादा जो प्रेम कहानी जो बोली जाती है, दैट इज ऑफ शिव एंड पार्वती, राइट? पार्वती जो माता सबसे ज़्यादा सुंदर है और सबसे ज़्यादा सक्षम है, राइट? जब उनको भी प्रेम के लिए शिवजी का वेट करना पड़ा था कुछ टाइम के लिए, जब शिवजी साधना में रहते थे, तो पार्वती माता के दिमाग में सीधा ये आया कि यार मेरे को भी इस चीज़ के लिए करना पड़ रहा है, तो मैं इस बार चली जाती हूँ अपने आप को जानने के लिए। तो वो जाती है, साधना में करती हैं, एंड वो मेडिटेट करके सिर्फ अपने आप को जानती हैं उस टाइम पे। बट आज के टाइम की अगर हम बात करें, जनरल लग रही है कि गुड नाइट बेबी नहीं आया, गुड नाइट आया तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो सबसे पहले एक्सपेक्ट करना सामने वाले से, क्या उसने ऐसा नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ फर्स्ट, कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपको क्या चाहिए, रेदर देन कि मुझे प्रेम नहीं मिला। ये नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम गिविंग टू द पर्सन एंड इन द रिलेशनशिप। अगर हम किसी रिलेशनशिप की बात करते हैं, उसमें 3 चीज़ें होती हैं, ए पर्सन, बी पर्सन और बीच में उसका बॉन्ड। उस बॉन्ड को बचाने के लिए या उस बॉन्ड को स्टेबल करने के लिए, ग्रो करने के लिए, जो आपने कहा ऐसा क्या बेयर मिनिमम होना चाहिए, व्हाट इज द बॉर्डर लाइन, 3 चीज़ें आती हैं। हाँ, और वो 3 चीज़ें ही कहीं ना कहीं एक इमोशनल सेफ्टी, इमोशनल सिक्योरिटी लेके आती है। मुझे सुना जाए, मुझे समझा जाए और मुझे एक्सेप्ट किया जाए। एक टाइम पे सुना भी जाता है, एक्सेप्ट भी किया जाता है, बट वो थर्ड पार्ट हमेशा मिसिंग होता है कहीं ना कहीं, समझा नहीं जाता है। एंड वो अंडरस्टैंडिंग पार्ट, आपने कहा कि एक पर्सन ऐसा है जो उसको लेजर दे रहा है, एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर रहा है, बट इमोशनली अवेलेबल नहीं है। इमोशनली अवेलेबल होने का कभी मतलब सिर्फ ये तो था ही नहीं कि तुम मुझे टाइम दो। मैं कई बार होता है कि 3 घंटे बैठ, 10 घंटे बैठ, नहीं, देयर आर 2 थिंग्स, क्वालिटेटिवली तुम टाइम दे रहे हो या फिर क्वांटिटेटिवली टाइम दे रहे हो। From here are you here? एग्जैक्टली। अब तुम 10 घंटे मेरे पास बैठे रहो, तुम्हारा दिमाग कहीं और है, क्या फायदा उस चीज़ का। बट आधा घंटा भी आके मेरे पास बैठ रहे हो, मुझे सुन रहे हो, दैट इज इनफ। सो जो बॉर्डर लाइन बनती है, दैट इज क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। तुम कितने एफर्ट्स कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, किस लेवल पे कर रहे हो वो मैटर करता है।
सो क्वालिटी और क्वांटिटी का ही एक बहुत बॉर्डर लाइन डिफरेंस आता है। एग्जैक्टली ऐसा क्या चेंज हुआ है? आई बिलीव कि रिलेशनशिप्स में जो क्वालिटी है ना वो डाउन गई। आई बिलीव इन दैट। हम्म। ओके, so what exactly changed from last like 20-30 years as the quality has really gone down and hence the divorce rates? ओके, रिलेशनशिप में जो चेंज हुआ है, एक यू कैन से कुछ चीजें बढ़ने की वजह से कुछ चीज कम होती है कई बार, राइट? Hmm. इनवर्सली प्रोपोर्शनल, Inverse proportion कैसे? राइट? जब आपकी लाइफ में ऑप्शंस ज्यादा आ जाए, कंपैरिजन आना स्टार्ट हो जाए और डिस्ट्रैक्शंस आ जाए, ये तीन चीजें जब आती हैं आपका एफर्ट्स कम हो जाते हैं। तो ये डिस्ट्रैक्शन जो आ गई है, यू सी डेटिंग एप्स है, डेटिंग एप्स के बाद लाइक कंपेयर करते हैं कि उसका पति तो ऐसा करता है, उसको घुमाने वाले लेके गया था, ये हुआ था, वो हुआ था, कंपैरिजन आया। थर्ड, वैलिडेशन, कि तुमने वो नहीं किया यार, मेरे लिए ऐसा क्यों हुआ, तुमने उस टाइम ये कहा था, वैलिडेट। तो जब वैलिडेशन, ये तीन फैक्टर्स जब आने स्टार्ट हुए लाइफ में, पहले कोई वैलिडेशन नहीं होता था इतना, अगर होता भी था तो ओपन वैलिडेशन कभी नहीं हुआ था, कम्युनिकेशन नहीं थी, बट डिस्ट्रैक्शन नहीं थे। आज के टाइम पे मेरे पास 10 लोग अवेलेबल हैं, अगर ये मेरे को नहीं समझ रहा है, मेरे पास बहुत सारे शोल्डर्स हैं, एंड व्हेन आई गेट ऑप्शंस, डेफिनेटली चूज अ बेटर वन, राइट। और वो बेटर की तलाश में, इससे बेटर कोई और, उससे बेटर कोई और, उससे बेटर कोई और, यू लूज द फैक्ट, वो रिलेशनशिप नहीं, वो एक सिर्फ गिवर एंड टेकर बॉन्ड बन जाता है, जहां से मिलेगा वो देर। एंड आई थिंक ये मेजरली जो शिफ्ट हुआ है ना, मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के वजह से। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में मैं रोटी और नमक खा रहा हूँ, है ना। 10 साल 15 साल पूरी जिंदगी मैंने रोटी और नमक खा के निकाल दी, थिंकिंग दैट घर पे तो यही खाया जाता है ना। और मैंने एक दिन देख लिया है कि पड़ोस में तो रोटी के साथ सब्जी भी खा रहे हैं। देन मुझे लगता है कि मुझे कुछ कम मिला है। मुझे लगता है सोशल मीडिया ऐसे ही कर रहा है काम, क्योंकि एक अनरियल एक्सपेक्टेशंस सेट कर रहा है लोगों के लिए। पीपल आर गेटिंग टू नो what are the other ways people enjoying or what are the other ways people have their relationships in. So उससे कहीं ना कहीं कंपैरिजन, जो आपने टर्म बोला, कि खुद के फिर हम गिरवान में झांकते हैं कि क्या उस पैरामीटर के हिसाब से मैं भी लेवल अप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, then the comparison comes in. I believe in that. Please add your points to this. रिलेशनशिप वाले पार्ट में सोशल मीडिया डिप्लोमेटिकली काम कर रहा है, पॉजिटिवली भी नेगेटिवली भी। पहले के टाइम पे क्या होता था, लड़ाइयाँ होती थी, कन्फ्लिक्ट्स होते थे, लोग आके बात करते थे, यार ऐसा हुआ है, बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। आज के टाइम पे क्या होता है, किसी की लड़ी सबसे पहले स्टोरी रहेगी, लास्ट सीन ऑफ हो जाएगा, डीपी हट जाएगी, एक सोसाइटल शोकेस कर रहे हो उस चीज को तुम। और अगर किसी की तुम कंपैरिजन टर्म्स में बात कर रहे हो, मैंने किसी की स्टोरी देखी, वो अच्छी जगह घूमने गए हैं, वो तुमने स्टोरी दिख रही है, बट उसके पीछे के जो डिस्प्यूट्स थे, उसके पीछे की जो एंजाइटी थी, वो छुपती है। कोई जाके दिख रहा है कि बहुत अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ गोल्स दिखा रहा है, पर डेली के घर में कलेश हो रहे हैं। तो एक वर्चुअल सिमुलेट कर रहे हैं जो चीज दिख रही है हमको, उस चीज के बेसिस पे वी क्रिएट अ प्रोजेक्शन। इसको साइकोलॉजी में हैलो इफेक्ट बोलते हैं। तो हैलो इफेक्ट क्या होता है, अगर किसी इंसान का तुम्हें एक पॉजिटिव चीज पसंद है, तो तुम्हें लगता है कि बाकी सारी चीजें भी उसकी पॉजिटिव ही होंगी, तो वो हैलो इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, जिसके अंदर हमें दिख रहा है एक चीज, बट उस एक चीज के बेसिस पे हम पूरा बिलीफ सिस्टम बना देते हैं, और वहां से वो कंपैरिजन अपने रिलेशन में लेके आते हैं, तो उस चीज से एक हैलो इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। लाइक अगर कोई पर्सन की एक चीज हमें पसंद है, तो उसकी बाकी सारी चीजें भी हमें लगे कि उस चीज में एक्सेल ही कर रहा है। अगर कोई पर्सन है जिसके मुझे लगता है कि लुक्स अच्छे हैं, अब वो स्टडीज में भी अच्छी होगी, वो स्पोर्ट्स में भी अच्छी होगी, मेरा ऐसा बिलीव बन जाएगा। तो वो हैलो इफेक्ट जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं लोग कि यार देख कितनी अच्छी मैरिड लाइफ जी रहे, तो होगा कि वो ऐसे एंजॉय भी करते होंगे, ये भी होगा, और वहां पे एक बिलीव बनाकर वो अपने रिलेशनशिप के अंदर लेके आके कंपैरिजन से वैलिडेट करता है, यहाँ पे हमारे रिलेशनशिप्स खराब होना स्टार्ट होते हैं। एंड पंकज, मोस्ट ऑफ द पीपल जो मैंने नोटिस करा है, वो कभी ना अपना एक्चुअल स्टेट को इंस्टाग्राम या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं डालते हैं। इमोशनली वो क्या है वो कभी नहीं डालेंगे। एवरीबडी विल ऑलवेज टेंड टू पोस्ट द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एवरीथिंग। एग्जैक्टली। अगर मेरा दिन आज खराब है,
by the end of the day I'll make a good reel of dancing and lip sync and post it. तो उससे तो लोगों को ही दिखाना कि ये अच्छे इतने माहौल में है, पहाड़ों पे बैठा हुआ है, इसने रील डाली है, और दिन भर व्हाट ही इज गोइंग थ्रू किसी ने तो देखा ही नहीं है। तो सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ देख रहे हैं, फिर अपने आप से कंपेयर कर रहे हैं, फिर खुद बुरा फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, और वो प्रोजेक्शंस अपने पार्टनर पे थोप देते हैं, फिर आपस में फिर लड़ते हैं, और यही लोग फिर अच्छी अच्छी वीडियो बना देंगे, फिर सेम पैटर्न रिपीट होता रहता एग्जैक्टली और एक लूप चलता आ रहा है, है। बट स्टिल इस लूप को कहीं ना कहीं तो एंड होना ही होगा। व्हेन यू गेट अ रियलिटी चेक, तो तुम उस लूप से कैसे बाहर आते हो? एक चीज होती है कि तुम्हें पता नहीं है लेकिन तुम खुद वो चीज कर रहे हो, तो यू नीड टू ब्रेक द साइकिल एंड कम आउट ऑफ इट हाँ, इफ यू वांट टू इंप्रूव योर रिलेशंस। जेनजीज में मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत नॉर्मलाइज कर दिया गया है, एंड आई वांट टू नो फ्रॉम यू हाउ डिड दिस बिकम पॉसिबल। there's a term, बहुत सारे टर्म्स होते हैं, मुझे पता भी नहीं है इनका मीनिंग क्या है। there's a thing called benching, there's a thing also called friends with benefits, ये तो मुझे पता है, एंड सिचुएशनल रिलेशनशिप्स, Situationships. सिचुएशनशिप्स, Yeah. ऐसे और भी सारी चीज़ें हैं, मुझे ये 3-4 दिमाग में आई तो मैंने पूछा। इफ यू हैव एनी आइडिया ऑफ इट सारे टर्म्स क्या होते हैं, प्लीज बताना। इन द कोर क्वेश्चन इज Hmm. हाउ इज दिस बिकमिंग सो नॉर्मल, व्हाट एग्जैक्टली इज चेंजिंग इनसाइड द हेड दैट दिस इज बिकमिंग वेरी नॉर्मल फॉर पीपल नाउअडेज। Okay. एक जनरेशन गैप होता है, राइट? देयर आर लाइक दीज आर जेनजीज, उससे पहले थे मिलेनियल्स थे, उससे पहले एक जनरेशन और ऐसे, बेबी बूमर्स, राइट? सो व्हेन यू सी हमारे जो पेरेंट्स या उनके जो पेरेंट्स थे, उस टाइम पे मेंटल इश्यूज नहीं होते थे इतने, लाइक स्ट्रेस नहीं, डिप्रेशन नहीं, ऐसे इश्यूज बहुत कम होते थे। लेकिन अगर और पहले जाएं एंशियंट टाइम में, उस टाइम सर्वाइवल इश्यूज होते थे कि जिंदा रहना है, तो फिजिकली हार्म होने के ज़्यादा चांसेस थे रादर देन मेंटल स्ट्रेस। तो फिजिकल अलर्ट, आज के टाइम पे भी कुछ ऐसे इंस्टिंक्ट्स हैं कि सोते सोते वी गेट अ जोक, हाँ। क्योंकि पहले लोग पेड़ पे सोते थे, तो वो रीजन थे, वाओ, राइट? दैट वाज न्यू फॉर मी। तो उस टाइम से पहले फिजिकल इश्यूज इतने होते थे कि फिजिकली जिंदा रहना है। आज के टाइम पे हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी है, लेकिन देखना कि आज के टाइम पे जो बच्चे होते हैं, लड़के बाइक बहुत तेज चला रहे हैं, कभी कुछ कुछ मरने वरने से कोई डर नहीं लगता आज की जनरेशन को। पेरेंट्स को लगता है कि बाहर संभल के जाना, ये करना। तो पहले लोगों को फिजिकली ज़्यादा इश्यूज, और आज के टाइम पे मेंटली बच्चे बहुत परेशान हैं। तो फिजिकल और मेंटल का जो रेशियो है ना, पहले फिजिकली यू कैन से सर्वाइवल के चांसेस कम थे, मेंटली स्टेबल थे लोग। आज उल्टा है, ओके। आज फिजिकली लोग नहीं डरते हैं, बाइक नहीं। चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको कोई डर नहीं है इस चीज का, लेकिन मेंटली दे आर टू फ्रस्ट्रेटेड इन एट टाइम, राइट? एंड व्हेन यू क्रिएट सच अ फॉग, अ ब्रेन फॉग इन योर माइंड, कि तुम मेंटली खुद ही स्टेबल नहीं हो, यू स्टार्ट फाइंडिंग टेम्पररी रिलीफ फॉर द थिंग्स। टेम्पररी रिलीफ चाहिए, डोपामिन हिट चाहिए ही चाहिए मुझे। जब वो डोपामिन हिट किस में जाते हैं, एंड ऑल द रिलेशन पार्ट जो हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि रिलेशनशिप इज अ नेसेसिटी थी उस टाइम पे, तो ये एक चॉइस बनता जा रहा है धीरे धीरे, और चॉइस से हमारे अराइज हुआ डिस्ट्रैक्शंस और ऑप्शंस। जब ये ऑप्शंस आने लगे, वी गेट टू नो मल्टीपल न्यू टर्म्स, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। एक सिचुएशनशिप में आ रहा है कि रिलेशनशिप जैसी ही सारी चीज़ें होंगी, क्लोजनेस होगी, बट उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होगी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, कोई कमिटमेंट नहीं देने वाला मैं, और कोई लॉन्ग टर्म है कि नहीं, कन्फ्यूजन। तो वो खुद कन्फ्यूजन में है कि कोई क्लैरिटी नहीं है। मतलब ये तो वही बात होगी, जब तक चल रहा है चलाते हैं। एग्जैक्टली। और रिलेशनशिप के अंदर सबसे बड़ा जो रिलेशनशिप का एनिमी है, कभी चीटिंग नहीं होता, इट इज कंफ्यूजन। तुम्हें क्लैरिटी ही नहीं है तुम्हें क्या करना है आगे। सिचुएशनशिप्स, बेंचिंग में तुम क्या कर रहे हो कि यू आर इन अ रिलेशनशिप, साइड बाय साइड यू आर टॉकिंग टू अनदर पर्सन, जैसे गया दूसरा आया, ओ द साइड गाय, साइड चिक जिसको हम बोलते हैं, लाइक एक जाएगा दूसरा आ जाएगा, बेंचिंग। देयर इज अ टर्म ऑर्बिटिंग। ओके, ये क्या होता है? ऑर्बिटिंग के अंदर क्या होता है कि यू आर नॉट इनटू इवन टॉकिंग टर्म्स विद द पर्सन, बट उसकी स्टोरीज देख रहे हो, उसको स्टॉक कर रहे हो, हर जगह क्या चल रहा है तुम्हें जानना है उसकी लाइफ में। तो ऐसे ऐसे नए नए टर्म्स आते जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज यू नीड ऑप्शंस। और अगर ये सबसे ज्यादा ट्रेंड बोला जाता है, जिसके पास सबसे ज्यादा गर्लफ्रेंड्स है, सबसे ज्यादा बॉयफ्रेंड्स है, वो बहुत चिल पर्सन है, एक कूल गाय दिखेगा। एंड इफ यू लैक, यू गॉट स्कैरसिटी, फोमो हो जाएगा आपको कि यार आई एम नॉट कैपेबल। और गलती इनकी भी नहीं, कोई बिलीव बन गया आज के टाइम पे वैसा, कॉज ऑफ पीयर प्रेशर, कॉज ऑफ एनवायरनमेंट,
and cause of the things they're seeing around. Are you trying to justify these things कि फलाने फलाने situations हैं, फलाने फलाने problems हैं, so these things happen. A lot of people can pick these things and then justify करेंगे कि यार मैंने फलाने podcast में देखा था, these are the issues, mental problems लोगों को होती है, so they look for a escape. तो इस वजह से मैंने ऐसा किया. So is this justifiable giving these reasons? This is not a justification. जब भी हम किसी प्रॉब्लम को डील करते हैं, सबसे पहले हमें प्रॉब्लम जाननी होती है, प्रॉब्लम क्या है, उसका रूट कॉज जानते हैं कि हुई क्यों. अगर फॉर एग्जांपल मुझे रूट कॉज ही नहीं पता तो हम उसके ट्रीटमेंट पे कैसे आएंगे, सोल्यूशन पे तो आ ही नहीं सकते. तो प्रॉब्लम जितनी है ये है कि आवर रिलेशनशिप्स आर नॉट लॉन्ग टर्म, वी आर नॉट इनटू कंपेनियनशिप. उसके रूट कॉजेज हमने जाने कि बिलीव कैसे हुआ, देन वी विल कम अप टू कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, व्हाट आर द प्रिकॉशंस एंड व्हाट आर द रेजोल्यूशन. सो रिलेशनशिप के लिए एक मंत्र है, एक हेल्दी मंत्र फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप, दैट इज कम्युनिकेशन, रिस्पेक्ट एंड एफर्ट्स. ये 3 चीजें जब बैलेंस होती हैं, कम्युनिकेशन, रिस्पेक्ट एंड एफर्ट्स, दैट लीड्स टू अ हेल्दी रिलेशनशिप. एंड आउट ऑफ दिस अगर एक भी खराब होती है, दैट डिसबैलेंस इट. तो जो हमारे जितने भी टर्म्स थे, इफ अ पर्सन एनीवन वांट्स अ हेल्दी रिलेशनशिप आउट ऑफ दिस ऑल टॉक्सिक थिंग्स, he or she needs to balance these things. उसे बैलेंस करना ही पड़ेगा. ये सारा डिस्कशन घूम फिर कर इस बात पे आता है कि हमें रिलेशनशिप चाहिए. पहले आपने कहा कि इट वाज अ नेसेसिटी, शायद सर्वाइवल का भी पार्ट था ही, बट अभी इट हैज बिकम एन ऑप्शन. देन व्हाई शुड पीपल लुक फॉर रिलेशनशिप्स? चाहिए क्या लोगों को रिलेशनशिप्स? ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, राइट? एंड रिलेशनशिप में अगर अभी हम बात करें, दैट डजंट ओनली मीन अ रोमांटिक रिलेशनशिप. बहुत सारे रिलेशनशिप्स आते हैं, विद योर पेरेंट्स, विद योर सिबलिंग्स, विद योर फ्रेंड्स, विद योर कलीग्स, रोमांटिक रिलेशनशिप विद योर किड्स. टू मेंटेन एनी रिलेशनशिप यू नीड टू हैव सम कोर वैल्यूज, राइट? लेकिन मेजरली अगर हम बात करें रोमांटिक रिलेशनशिप, क्वेश्चन मेरा यही, राइट? पहले नेसेसिटी था, अब चॉइस है. चॉइस एज इन कि पार्टनर कौन होगा, कैसा होगा, वो हमें एक वॉलंटरीली फ्रीडम मिल गई है. बट स्टिल रिलेशनशिप इज रिक्वायर्ड. यू नीड अ पार्टनर फॉर हेरिडिटरी पार्ट, अपने वंशज को आगे बढ़ाने के लिए, राइट? फॉर योर इमोशनल सपोर्ट, अ पर्सन नीड्स अ इमोशनल सपोर्ट. उसके पेरेंट्स भी एक लिमिटेड टाइम तक होंगे, बच्चे भी आगे जाके शादी हो जाएंगे, बट द पर्सन जो उसके साथ लाइफ टाइम रहता है, दैट इज हिज पार्टनर. तो पार्टनर के साथ वो इमोशनल सिक्योरिटी, एक हर चीज शेयर कर सकता है उसके साथ. वो दे कैन बी को रिलायबल, एक दूसरे पे रिलायबल है, सपोर्ट और अ कंपेनियन. तो एक यू कैन से थ्योरी है साइकोलॉजी में, दैट इज कॉल्ड मैस्लोज हायरार्की. इट सेज मैस्लोज हायरार्की, एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं मैस्लो, उन्होंने एक हायरार्की ऑफ नीड्स की है. उसके अंदर सबसे बेसिक जो नीड होती है, दैट इज फूड, शेल्टर एंड होम, रोटी, कपड़ा, मकान, क्लोथ्स. लेकिन जो सेकंड आता है, उसके अंदर उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है, उसके अंदर उसके इमोशंस, लव, सेक्स एंड ये सारी चीजें आती है. तो सेकंड, दैट इज अ बेसिक ह्यूमन नीड, एंड फॉर दैट अ पर्सन नीड्स अ पार्टनर. Okay, if I throw you a challenging question upon it, these are the requirements जिस चीज को पूरा करने के लिए somebody needs a romantic relationship. क्या ये requirements आज के ज़माने में हम अलग अलग sources से source नहीं कर सकते? For physical needs, we can just pay somebody which is available, which is in India it may be illegal, but दूसरे countries में ये openly चल रही है. You can pay somebody and get sex, food, मतलब बाकी सब चीज़ तो फिर आपको औरत चाहिए नहीं. You can adopt some any child for yourself. तो the question is कि अगर एक रोमांटिक रिलेशनशिप सच में इन सब रिक्वायरमेंट्स के वजह से ही हमें चाहिए, देन ये सब रिक्वायरमेंट्स तो हम मल्टीपल सोर्सेज से भी सोर्स कर सकते हैं. सो व्हाट्स द कोर नीड देन? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों लोग एलिमनी देना चाहेंगे. एक ट्रू नीड्स, यू आर राइट अबाउट इट, कि ये नीड्स पूरी हो जाएंगी, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स. नीड्स और वांट्स में बहुत डिफरेंस होता है. Okay. यू कैन पे एंड गेट एनीथिंग, बट कैन यू गेट दैट सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट? वो सिर्फ एक सर्विस होगी. अगर हम पे करके कुछ ले रहे, दैट इज अ सर्विस.
बट वो इमोशनल सपोर्ट, एक इमोशनल इंटीमेसी, नॉट फिजिकल इंटीमेसी, इमोशनल इंटीमेसी एक पार्टनर के साथ. एंड इट इज नॉट कि आज शादी, आज इंटीमेसी हो गई, आज इमोशनल इंटीमेट हो गए, तुम अंडरस्टैंड. नो, इट टेक्स टाइम. साल, 2 साल, 10 साल. जब वो इमोशनल इंटीमेसी बनती है, एक सपोर्ट होता है, द पर्सन इज देयर फॉर अनदर पर्सन in every situation. They have a support, they have a person who protects. A girl need a physical protection भी चाहिए, stability चाहिए, security चाहिए. ये इंसान की 9 इमोशनल नीड्स होती है. 9 की 9 में से मेजरली फुलफिल उसका पार्टनर ही कर सकता है. जितना बहुत मैं समझता हूँ, मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करने की इसमें कोशिश करूँगा ऑन टॉप ऑफ दिस. Sure. मुझे प्लीज आप वैलिडेट करने फ्रॉम राइट अबाउट दिस और नॉट. नेचर ने ना मेजरली 2 एनर्जीज बनाई हैं इन फॉर्म ऑफ हार्मोन्स. दैट्स अ मैस्कुलिन हार्मोन व्हिच इज टेस्टोस्टेरोन एंड अ फेमिनिन हार्मोन व्हिच इज यू एस्ट्रोजन. एंड टू मेक अ फुलफिल्ड एंड अ कंप्लीट लाइफ आपको इन दोनों का बैलेंस चाहिए, क्योंकि अ मैस्कुलिन हार्मोन is always career and goals oriented. He is energetic, he is aggressive. उसकी लाइफ में वो हमेशा सक्सेस की तरफ चलता रहता है. He works in tasks. अब ये कर लिया है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या अचीव करना है. बट दैट फेमिनिन टच जो कि मेल में भी होता है, मेल हैज द फेमिनिन पार्ट इन देम एंड फीमेल्स दे हैव अ मेल पार्ट इन देम, बट दोनों का जो रेशियो होता है वो अलग होता है. मेल हैव अ वेरी छोटा सा रेशियो. तो उसको सपोर्ट करने के लिए वी नीड अ फेमिनिन एनर्जी इन आवर लाइफ. somebody who can make us believe in deep being, which is a spiritual part of it. Somebody who can make you understand it's not just about bhago 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 paisa paisa, the success. There's something which is called life. Slow down, calm down. And I think female के लिए भी वो चीज़ applicable है. Female are very emotional. वो सारी चीज़ों को पीछे छोड़ देंगे. They will focus on आज मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, बाकी सब चीज़ें पीछे छोड़ देंगे. आज मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ तो मैं काम नहीं करूँगी, बात नहीं करूँगी, मैं लड़ लूँगी, झगड़ लूँगी. So emotional thing is which is driving them. And the male part of them, which is the masculine part, which is जो कम रहता है, to support that part, they need a masculine energy who is a force of guidance. हम बोलते हैं ना कई बार हमें मेल पार्टनर हमें गाइड करता है कि करियर में क्या करना है, क्या नहीं करना है, to protect from the evil, है ना? So a female would need that masculine part in her life to bring her back from the only emotional thing that she is, focusing on, to show her that you have some responsibilities and duties as well. So as males, we focus too much on responsibilities and duties. It's the job of the lady to pull us back into life. And for the female, it's the life only which she is focusing on. And the role of a male is to pull her back towards the responsibilities. This is what I believe in. फिजिक्स में क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी, Okay, yes. जिसके 2 टर्म्स होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. Right. तो जो मैग्नीट्यूड फोर्स होता है, कितना फोर्स, कितनी एनर्जी, सब कुछ, दैट इज द मैस्कुलिन पार्ट. एंड द डायरेक्शन जो उस फोर्स को देते, कहाँ लेके जाना है, क्या करना है, Wow. दैट इज द फीमेल. I'm getting a very point. Please. सो जो जब तक इसका बैलेंस नहीं होता, इसी को साइकोलॉजी में इमोशनल बैलेंस बोलते हैं. कि हाउ, एक बहुत फेमस थिंग है कि द मोर द गाय वुड बी फेमिनिन एनर्जी की जितनी एक्टिव होगी जिस लड़के की, और जिस लड़की की जितनी मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिव होगी, उनका उतना अच्छा बॉन्ड बनेगा. Okay. कुछ उल्टा सुना है मैंने, प्लीज एक्सप्लेन. Like a guy who is having more feminine energy activated in him and a girl who is having more masculine energy activated in him can understand each other well. Oh, more in relation to the other people. Exactly. हाँ. Mutually. हाँ. I'm talking mutually कितना वो Okay, चीज okay. शोकेस कर रहे हो. Because girls उनको क्या चाहिए, जो हमारा पार्टनर है, जो लड़का है, वो इमोशनली एक्सप्रेसिव हो हमारे सामने, इमोशनली अंडरस्टैंडिंग हो. और लड़कों को क्या चाहिए, जो हमारी जो पार्टनर है, फीमेल पार्टनर है, शी इज मोर करियर ओरिएंटेड एंड शी अंडरस्टैंड्स द थिंग. Right. तो जो दोनों की जब एनर्जी ऑपोजिट एक्टिवेट होगी, Wow. इट वुड बी द म्यूचुअल बेस्ट बॉन्ड. I'm getting very, and I think this thing is lacking in people nowadays. Maybe this is the Yeah. reason. आई विल गिव एग्जांपल, लाइक शिव पार्वती का एग्जांपल लेते हैं. अर्धनारीश्वर रूप बोला जाता है, आदि शक्ति.
आदिशक्ति हाफ एनर्जी फीमेल हाफ इज मेल. यू हैव सीन जो आदिशक्ति माता है, माता पार्वती काली का रूप जब लेती है, मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट होती है, मोर मैस्कुलिन. एंड शिव व्हेन ही इज इन मेडिटेटिव पोज, व्हेन ही इज इन दैट पार्ट, उनके जो काम फीमेल एनर्जी का फ्लो होता है, दैट इज वाइसा वर्सा, उल्टी एनर्जी, देन दैट इज द बेस्ट बॉन्ड. Right. There was research which said by 2040, people are not going to get married anymore, and to replenish that part of a partner, AI companionship is something which is coming into the market. और ये कुछ ही सालों में इसका जो वर्थ है वो $1 billion हो चुका है, and it's ever increasing and going up and up and up. I don't know if you've heard of AI companionship, but if you've heard, what is your take on it? Can AI really replace a partner? No. AI cannot replace a partner. He cannot be a companion. But yeah, it can be support. It can be emotional supporting the entity. But just saying कि it would be replacing humans, partner को replace कर देगा, या फिर the fact कि after 40 years marriage, this is a thing that is dicey and most probably not possible these days. Because AI can be like, एक चीज बताता हूँ मैं आपको. आज का टाइम के रिलेशनशिप में ये कंफर्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है ग्रो करना साथ में, राइट? जो AI है, ही विल लिसन टू यू विद इन वेरी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, आपको रिस्पॉन्स करेगा, लेट रिप्लाई नहीं करेगा, जज नहीं करेगा, एग्रीमेंट भी देता जाएगा, डिसएग्री नहीं करेगा किसी पॉइंट पे. तो एक कंफर्ट बनता जाएगा. और जरूरी नहीं कि रिलेशनशिप में सिर्फ कंफर्ट, ग्रो करना भी जरूरी है. डिसएग्रीमेंट्स आर नीडेड ओवर देयर. एंड इमोशनली वो कहीं ना कहीं आपको हर चीज पे एग्री करेगा. He will listen you, he will accept you, but he will not understand you. The 3 points of relationships. Understand नहीं कर पाएगा वो. जो एक human emotional intimacy है, AI कभी provide नहीं कर सकता. Again, it can be a good source of support. आज के टाइम पे एक केस ही था कि लाइक there was a husband and wife. उनकी लड़ाई हो जाती थी. वो क्या करते थे कि आपस में बात नहीं करते, वाइफ करती AI को जाके सारा बताती, आज मेरे पति ने ये किया, आज मेरे पति ने ये किया. वहां पर उसको टेम्पररी रिलीफ मिल गया, लेकिन प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिला. रूट कॉज सॉल्व में टेम्पररी रिलीफ मिला. फिर अगले दिन ऐसा हो रहा है, 3 दिन बाद हो रहा है, 4 दिन बाद शांत हो जा रहे हैं, AI से सब बातें शेयर हो जा रही हैं. बट वहां से वो इमोशनल फीलिंग्स ही खत्म हो गई. एंड एट अ टाइम जब एक पर्सन आपके साथ बार बार एग्री करेगा ना, एग्री करता जा रहा है, कोई है ही नहीं डिसएग्रीमेंट, यू अवॉइड दैट थिंग. एक टाइम पे एस्केप होगा ही होगा. ChatGPT से आप बात करने बैठो, कई बार गुस्सा आता है कि यार हर बात पे एग्री नहीं करना होता है. देयर आर टाइम्स दैट आई वुड बी रॉन्ग. मैं हर बार सही नहीं हो सकता हूँ. और विदाउट डिसएग्रीमेंट थिंग्स कैन नॉट वर्क. ह्यूमन टच नहीं आएगा. इमोशनल इंटीमेसी नहीं रहेगी. सो सेइंग दैट इट वुड रिप्लेस ह्यूमन, दैट इज नॉट पॉसिबल. बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस लेवल पे लोगों को फियर है ऑफ पार्टनरशिप, ऑफ कंपेनियनशिप, तो भले ही लोग समझ रहे हैं कि द AI कंपेनियनशिप इज नॉट as good या फिर as worth as a real partner, but for escape, ये वो वाली बात हो गई ना कि कुछ तो मिल रहा है ना? तो अगर एक रियल पार्टनर मिल रहा है, it comes with a lot of shortcomings, a lot of drawbacks, emotional breakdown, धोखा मिलना, डिवोर्स होना, एलिमनी देना. भले ही एक रियल पार्टनर को लाकर ये सब जो रिस्क होता है ये होता है, भले एक रियल पार्टनर के जो और फायदे होते वो नहीं मिल रहे हैं, एटलीस्ट लेट्स जस्ट सेटल फॉर लिटिल बिलो दैट, और ये सारे रिस्क को हम हटा देंगे. जो क्वेश्चन मेरा ये है कि देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ ग्रोइंग ऑफ दिस AI कंपेनियनशिप्स. सो इसके पीछे का जो रीजन है, क्या ये वही रीजन है जो मैंने अभी दिया, or do you see something else is there? Why the market is growing when people know that the human touch is not there? So that's the question. How is it growing? Why is it growing? Okay. रिलेशनशिप में जो एक्सपेक्टेड होता है, there's a very famous term that is we want love, right? बट बहुत जनरलाइज कर दे इस टर्म को, मुझे प्यार हो गया.
क्या पता वो अटैचमेंट हो. Is it attachment? Amazing. I have a question in mind. Please go ahead. Is it attachment? Am I feeling lonely? I need a person I can talk to. Or am I distressed, abandoned? अकेले होने का डर है. जब ये 3 चीजें आती हैं, अटैचमेंट में बोल रहा हूँ क्या मुझे प्यार है. जब मेरे को उससे पर्सन के साथ ऐसा है कि आई कैन नॉट लीव दैट पर्सन, तब भी वो चीज़ है. अकेले नहीं रह सकता इसलिए मुझे उसके साथ रहना है, वो भी प्यार है. तीनों चीज़ों को प्यार लेबल कर दिया, बट तीनों चीज़ें प्यार नहीं है. AI कैन रिप्लेस दैट अटैचमेंट पार्ट. अटैच हो जाओगे. एडिक्शन, इन द टर्म्स ऑफ AI वी यू से एडिक्शन. इन द टर्म्स ऑफ लोनलीनेस वो एक इमोशनल सपोर्ट बन रहा है. एक टर्म पे फियर ऑफ अबैंडनमेंट, ही इज देयर फॉर यू एज अ सपोर्ट, बट इट कैन नॉट गिव लव, दैट व्हाट वी से ह्यूमन टच. और ये चीज जरूरी नहीं कि AI एक नया ऑप्शन है. इससे पहले भी तो ये हमारे जितने फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स है, सिचुएशनशिप्स भी है, क्या ये सारी चीजें भी तो उसी टर्म्स में आ रही है कि वी आर एस्केपिंग द मैट्रिक्स बिकॉज वी डोंट वांट टू बी अ कन्फ्लिक्ट. हमें कमिटमेंट इश्यूज हैं, वी आर बीइंग इन दीज थिंग्स. इसके बाद एक नया ऑप्शन AI आ गया है. ये हाइप पे जा सकता है लेकिन टेम्परेली. बिकॉज अगर एक बॉटल ले, बॉटल के अंदर पानी भरता जा रहा है, ये सारी चीज उसको टेम्परेली सप्रेस करती है, चाहे वो AI ही क्यों ना हो. एक टाइम पे बॉटल फटेगी. एट दैट टाइम यू नीड द पार्टनर. I have a very interesting question in my mind. Yeah. Let's just first define cheating. How do you define cheating? ओके, चीटिंग किस टर्म्स में डिफाइन, लाइक Cheating your partner. आपकी क्या क्या एक्टिविटीज या फिर एक्ट होने पे we can say that you're cheating on your partner? बीइंग अवेयर ऑफ अ फ्यू थिंग्स. जब आप अपने थिंग्स के बारे में, चीज़ों के बारे में अवेयर हो, अपने पार्टनर के बारे में अवेयर हो, एंड आफ्टर दैट यू आर फाइंडिंग द थिंग्स आउटसोर्सेस. अपनी एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक हो जो रियलिस्टिक हो, अपने पार्टनर के अलावा जब तुम बाहर आउटसोर्स करना स्टार्ट कर देते हो. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, व्हेन यू आर इमोशनली अनअवेलेबल फॉर योर पार्टनर. एक टर्म होता है स्टोन वॉलिंग. Okay, that's new. स्टोन वॉलिंग के अंदर यू स्टॉप बीइंग अवेलेबल फॉर योर पार्टनर. वो कुछ बता रहा, तुम सुनते नहीं हो, बिल्कुल इमोशनली अनएक्सप्रेसिव हो जाते हो. एट दैट टाइम यू स्टार्ट डिसरिस्पेक्टिंग योर पार्टनर. ये 4 टर्म्स होता है. क्रिटिसिज्म, यू स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग योर पार्टनर. कंटेम्प्ट, तुम उसको कंटेम्प्ट कर रहे हो. थर्ड, डिसरिस्पेक्ट. एंड फोर्थ, यू आर बीइंग विद अनदर पार्टनर एट द सेम टाइम. These 4 terms can be considered in cheating. Cheating. So अगर मैं इसको simplify करूँ, whatever you are expected to expect from your partner and you are not doing that, you are getting those things from outside, outsource कर रहे हो, that comes under cheating. So sex toys, AI companionship या फिर अपनी चीज़ों पे AI के साथ शेयर करना, masturbate करना, क्या चीटिंग के अंडर आएगा? It is not cheating. Again, एक चीज आ गई इसमें. What एक रूट कॉज के ऊपर बात करते हैं. Okay. Every these things, what these lead to, there are 2 hormones, oxytocin and dopamine. Right. डोपामीन के लिए तुम कर रहे हो, ऑक्सीटोसिन के लिए कर रहे हो. And how do you differentiate which kind of things are going to get you dopamine and which kind of things are going to get you oxytocin? Oxytocin is a love hormone. Right. And dopamine is a happiness hormone. Pleasure hormone, you can say. Right. Huh? Sort of. जो डोपामीन है, दैट यू गेट फ्रॉम टेम्पररी रिलीफ या फिर जो क्विक प्लेजर जिसको बोलते हैं. क्विक प्लेजर के अंदर एवरी एक्टिविटी यू मेंशन, दैट इज द सेक्स टॉयज, दैट इज मास्टरबेशन, ईदर दैट इज एनीथिंग, वो डोपामिन रिलीज हो रहा है कहीं ना कहीं. एंड वो टेम्पररी रिलीफ है, और उसके बाद आपको गिल्ट जरूर होगा उस चीज का कहीं ना कहीं. ईदर यू एक्सप्रेस इट कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली, बट उसका गिल्ट होता है. कभी इन चीजों के बाद सबसे ज्यादा गिल्ट होता है. डोपामिन का एक ड्रॉबैक होता है. व्हेन यू इधर, अगर बहुत जनरलाइज एग्जांपल लेते हैं, इंस्टाग्राम चलाया, रील स्क्रॉल करना स्टार्ट किया, डोपामिन हिट होता है. जब फोन रखा, यार मैंने 1 घंटा फोन यूज मिस कर दिया, रिग्रेट. लेकिन ऑक्सीटोसिन वाला जब बात करता है, लव हार्मोन, व्हेन यू आर विद द पार्टनर यू हैविंग अ म्यूचुअल फीलिंग्स विद, यू विल नेवर रिग्रेट ऑफ दैट टाइम. चाहे वो 10 घंटे क्यों ना चले जाए, नहीं होगा उसका रिग्रेट. तो चीटिंग बोल लो उस चीज को, एंड ऑल दीज थिंग्स कम विद द डोपामिन पार्ट. अगर हम बात करते हैं, बहुत फेमस एग्जांपल लेते हैं डेटिंग ऐप.
डेटिंग ऐप पे राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप, राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप। तो उस टाइम पे अगर एक भी मैच आता है ना, एक भी नोटिफिकेशन आती है, वो सीधा लगता है मेरे को प्यार हो गया, लव। हाँ दैट इज नॉट लव, वो डोपामिन हिट हुआ। तो हर जो आपका वो है, यू कैन से मैच, हर राइट स्वाइप, हर नोटिफिकेशन, हर मैसेज एक्ट एज अ रिवॉर्ड फॉर यू, एंड दैट रिवॉर्ड रिलीजेस डोपामिन। मुझे प्यार हो गया, फॉल्स बिलीव। राइट। सो वी वर एक्चुअली डिस्कसिंग ऑन कि हम किस चीज को चीटिंग कंसिडर करेंगे नहीं करेंगे, उसको डिस्कस करते हुए आपने डोपामिन ऑक्सीटोसिन का कॉन्सेप्ट लाया। देन हाउ डू यू रीच द कंक्लूजन, हाउ डू यू डिफाइन देन what is cheating and what is not? माना जी, देयर इज अ वेरी थिंग दैट यू कैन से गट फीलिंग होती है। यू वेरी वेल नो और अवेयर व्हाट यू आर डूइंग। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं सेकेंडरी नहीं होता कभी भी कि क्या मैं सही करूं, मुझे सेकंड पर्सन से कभी पूछने की जरूरत नहीं होती है, until or unless that's a validation or a reassurance, right? Intuitively सबको पता होता है। At a time उस चीज को भी दोनों टर्म्स में देखा जा सकता है। If our partner is not available and we are going for that stuff, क्या we are so emotionally और like इतनी हमारी self will या self esteem कम हो गया कि we need these things, then we need to work upon us, because needs and wants are totally different. कोई भी चीज इतना एडिक्टिव नहीं होनी चाहिए हमारे ऊपर कि हम उस चीज के बिना रह ही नहीं पा रहे हैं। सेक्स इज अ थिंग दैट इज रिक्वायर्ड, बट बिल्कुल उसके ड्यूरेशन के अंदर ही वो चीज हो तो दैट इज थिंग दैट यू एडिक्टेड टू इट। हाँ, वो एक अलग केस है कि तुम्हारा पार्टनर अवेलेबल ही नहीं है एनीवेयर आफ्टर कम्युनिकेशन, इवन आफ्टर टॉकिंग टू देम, तो वो चीजें कहीं ना कहीं फाउल पॉइंट बनता है। बट स्टिल दैट डिपेंड्स कि हाउ यू आर यूजिंग दीज थिंग्स। प्लेजर एंड लव बहुत अलग चीज है, और दोनों को एक चीज पे कंपेयर कभी नहीं कर सकते। What's the role of dating apps nowadays? क्या वो चीज़ों को हमारे लिए आसान कर रहे हैं, which is good, और आसान कर रहे हैं, which is bad? Which side do you believe in? See, कोई भी टूल होता है ना, लाइक चाकू से हम फ्रूट्स भी काट सकते हैं, मर्डर भी कर सकते हैं। टूल का उसमें कुछ नहीं है। व्हाट इज द इंटेंट बिहाइंड यूजिंग दैट टूल? उस चाकू से तुम फ्रूट्स काट रहे हो या क्राइम कर रहे हो? सेम लाइक डेटिंग एप्स के अंदर व्हाट इज द इंटेंट? हो सकता है वो आपको इतनी इजीली मैच दिला दे, लाइक पहले स्कैरसिटी थी, राइट, कि नहीं मिलते थे लोग। पहले दिक्कत ये थी कि लोग नहीं है, अब इतने सारे कि चूज नहीं कर पा रहा हूँ कौन सा चाहिए मुझे, कौन सा चाहिए? राइट? It's like बोली लग रही है, next next next. एग्जैक्टली। सो व्हाट इज योर इंटेंट? यू वांट अ रियल पार्टनर, वो डेटिंग ऐप वो भी दिला देगा, एंड इफ यू वांट टाइम पास वो दिला देगा। हाउ यू यूटिलाइज दैट? बिकॉज पहले प्रॉब्लम थी कि भाई लोग नहीं है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए डेटिंग एप्स आए कि ठीक है लोग लो, अब मेरे पास इतने लोग हैं मैं चूज नहीं कर पा रहा हूँ। तो इन विच साइड यू वांट टू बी? अगर चाहूँ मैं उस डेटिंग ऐप से मेरे को रियल पार्टनर भी मिल जाएंगे। देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज अ स्टार्टअप फाउंडर, he got his co-founder from the dating app. Wow. So how you utilize it? That co-founder Huh? is a romantic partner, no? Is his romantic partner? Yeah, he got a long term relation in that. But अगर मैं ही चाहूँ तो उसमें सिर्फ वो हुकअप्स के लिए भी यूज किया जा सकता है। So you have to mention things in that. Yeah, कि आप क्या ढूंढ रहे हो? true. इंटेंट से ही आपका, लाइक पॉश आपने सुना होगा, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, पॉश पॉलिसीज चलती है। पॉश सेज दैट इंटेंट से द इम्पैक्ट मैटर करता है। What does that mean? इम्पैक्ट मैटर मोर देन इंटेंट। आपका इंटेंट क्या था किसी चीज के लिए, उससे ज्यादा ये मैटर करता है कि आपकी उस चीज ने कितना इम्पैक्ट डाला। आप सोच रहे हो कि मैं तो अच्छे से पार्टनर ढूंढने जाऊंगा, ये करूंगा, डेटिंग ऐप पे गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए, हुकअप्स कल्चर में घुस गए, इम्पैक्ट। सो योर इंटेंट एंड इम्पैक्ट शुड बी कोरिलेटेड। अगेन, Yeah. थॉट्स, बिलीफ एंड एक्शन तीनों सिंक में रहेंगे तो आप किसी भी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो। एंड योर आंसर डेटिंग ऐप का, वो आपके इंटेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है, आप उसको किस तरीके से यूज करते हो। अगर पॉजिटिव लेके जाओगे तो पॉजिटिवली यू कैन फाइंड अ पार्टनर, बट नेगेटिवली यू कैन गो इन एनी वे। So nowadays, जैसे हम बात कर रहे हैं, nowadays we are seeing a different jargons or terms we've given to a lot of type of relationships, which says that a lot of romantic relationships are happening widely and openly nowadays, and hence a lot of physical relationships and sex is also happening more than ever.
people having multiple sex partners or more than one sex partners, how much of an impact does having sex with any random person or not with your partner has on your brain or the way you loves your partner? If I frame it in a more easier manner, जिस मर्जी के साथ सेक्स कर लेने से आपका रिलेशनशिप खराब होता है क्या? आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आता है क्या? That's the question. इंटीमेसी एक बहुत ब्रॉडर टर्म है। उसके अंदर फिजिकल इंटीमेसी भी आती है, इमोशनल इंटीमेसी भी आती है। एक बहुत फिलोसफिकल बिलीफ है कि फीमेल्स फर्स्ट गेट इमोशनली अटैच देन दे गेट फिजिकल, बट लड़कों में उल्टा होता है, फर्स्ट दे गेट फिजिकल देन दे गेट इमोशनली अटैच टू द पार्टनर। तो it is a cause or it is a factor that influence your attachment or your bond with the partner, जिससे अंडरस्टैंडिंग लेके आते हो। फिजिकल इंटीमेसी से व्हेन यू गेट इंटीमेट यू गेट टू नो योर पार्टनर मोर एंड इट कहीं ना कहीं एनहांसेस द बॉन्ड, अगर हम इस तरीके से इसको समझें। बट क्रिएटिंग इट अ हैबिट, आज कोई कल कोई परसों कोई, इट्स जस्ट अ नीड। यू जस्ट नीड प्लेजर, यू जस्ट नीड टू जर्क ऑफ एंड यू नीड टू जस्ट एक हैबिट बन के वो फिर कभी बॉन्ड क्रिएशन में एक ऑब्जेक्ट की तरह समझने लग जाता है सामने वाले पर्सन को, एंड ऑब्जेक्टिफाइंग अ ह्यूमन, यू नो दैट। ऑल्सो मैंने एक चीज़ कहीं से सुनी है, आप मुझे मोर क्लैरिफिकेशन देना। मैंने कई सारे थेरेपिस्ट्स को जो मतलब टैरो एंड ऑल करते हैं, उनसे सुना है दैट ड्यूरिंग सेक्स यू टेंड टू एक्सचेंज एनर्जी। तो मैं उस टर्म्स में भी आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं देन व्हाट एग्जैक्टली इज दैट एनर्जी एक्सचेंज? क्या मतलब है उसका एंड हाउ डज दैट मैटर? मैंने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में ही चीज़ डिस्कस की थी, एवरीबडी हैव दैट मेल एनर्जी एंड दैट फीमेल एनर्जी, राइट? एंड ड्यूरिंग दैट इमोशनल इंटीमेसी और फिजिकल इंटीमेसी एनर्जी एक्सचेंज होता है। दैट एनर्जी का जो ट्रांसफरेंस है with all the positive and negative traits that goes, again during that energy transference, what is your mindset, what is your mentality, what is your belief, इन तीन चीजों के बेसिस पे वो एनर्जी उस टाइम पे फॉर्म होती है, लाइक ट्रांसफरेंस फॉर्म में, एंड देन इट रिवर्सेस टू द पर्सन। जब ये तीनों चीजों के बेसिस पे हम लेके वो एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, उस टाइम मेरा मेरे पार्टनर को लेके क्या फीलिंग है? Is it just a sex object for me? और that is an emotionally attached person? तो वो वैसी ही फीलिंग क्रिएट करता जाएगा कि हाँ ये चीज़ इसी चीज़ के लिए माइंडसेट बना वहाँ पे हमारा, कि अगर हम बात करें रैंडम पार्टनर्स की, सेक्स इज जस्ट एन गेम एंड पार्टनर्स चेंज होते रहेंगे, माइंडसेट, मेंटालिटी, एंड आई नीड टू प्ले अ गेम बिकॉज डोपामिन भी रिलीज हो रहा है उस टाइम पे, एंड बिलीफ इसका इमोशनल से या फिर लव से कोई भी लेना देना नहीं है, दैट इज जस्ट अ नीड। तीनों डिसिंक हुआ है, राइट, एनर्जी ट्रांसफरेंस की फॉर्म में। आई हैव अ काउंटर बिलीव टू इट ऑल्सो। मुझे ऐसा लगता है कि लड़के जो होते हैं वो इतने अफेक्टेड नहीं होते हैं व्हेन दे चूज टू हैव सेक्स इन रैंडम प्लेस अदर दैन द पार्टनर, बट मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां ज़्यादा अफेक्ट होती है। जैसे कि आपने कहा कि इट इज़ देयर इमोशनल कनेक्शन विच दे बिल्ड बिफोर दे हैव द फिजिकल कनेक्शन। सो मेरा कहना है कि इज दिस जस्टिफाइबल फॉर मेन टू हैव मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स सिंस दे आर नॉट इमोशनली इन्वेस्टेड? इसका आंसर आपने भी खुद ही दिया कि लाइक अभी जो फिलोसफिकल पार्ट था कि गाइज गेट अटैच आफ्टर गेटिंग फिजिकली मोर देन वंस विद द पार्टनर, बट गर्ल्स नीड इमोशनल सिक्योरिटी देन दे गेट फिजिकल विद अ गाय। बट इस टाइम पे जस्टिफिकेशन ये नहीं आती कि गाइज आर अलाउड टू हैव मल्टीपल फिजिकल पार्टनर्स बिकॉज जस्ट बिकॉज इसके साथ नहीं इमोशनल बना दूसरा तीसरा, नो, दैट इज नॉट द वे। बट एक चीज होती है कि देयर इज अ वेरी ग्रेट मिथ, मर्द को दर्द नहीं होता, राइट? या फिर मेल्स लड़के रोते नहीं है, बिकॉज दे आर स्टार्टिंग से दे आर टेंडेड टू बी सप्रेस देयर इमोशंस, एंड वंस यू स्टार्ट सप्रेसिंग योर इमोशन, एक ऐसा मेंटालिटी बन गई है कि नो, इमोशंस इतने मैटर नहीं है, दैट आर नॉट सुप्रीम एंड दैट आर नॉट प्रायोरिटाइजेबल फॉर यू, राइट? तो जब ये चीज डी प्रायोरिटाइज करती गई तो वो चीज बहुत लेटर ऑन डेवलप होती है।
बट वंस अ गाय अ जेन्युइन, अगर मेन की बात करें, इमोशनल नीड्स आर एज प्रायोरिटाइजेबल, वो पहले ही होनी चाहिए बिकॉज इवन गेटिंग टू एनी फिजिकल इंटीमेसी. ओके, सो कमिंग टू द रेड फ्लैग्स, सोशल मीडिया ने ना ये टर्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया है, इससे पहले हम सुनते नहीं थे पहले. सो व्हाट आर अकॉर्डिंग टू यू द मेजर रेड फ्लैग्स इन रिलेशनशिप? ऐसे कोई पर्टिकुलरली सेट ऑफ ट्रेड्स को रेड फ्लैग बोल देना वुड नॉट बी राइट. ओके. बट किसी बीइंग ग्रीन फ्लैग ढूंढना और रेड फ्लैग किसी को भी लेवल करना, उससे पहले वी नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट आर वी. ग्रीन फ्लैग ढूंढने से पहले खुद ग्रीन फ्लैग बनना जरूरी है. अगेन, आर यू कम्युनिकेटिंग वेल विद द पार्टनर? आपके एफर्ट्स कितने हैं उस पर्सन के लिए? और सेकंड थिंग, हाउ मच यू आर रिस्पेक्टिंग दैट पर्सन. ये 3 चीजें जहां डिटोरिएट हुई, यू कैन काउंट दैट एज अ रेड फ्लैग. बिकॉज रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, ये तीनों चीजें ही मैटर करती है रिलेशनशिप के अंदर. Right. But then sometimes I believe people find it really difficult to define or to understand these things. For example, how do you know the person is not respecting you? कभी कभार आप उसको एज हक भी ले लेते हो, अरे क्या हुआ मेरा पति है डांट दिया तो बेबा. कुछ क्लिप्स मैंने ऐसे भी देखे हैं कि रास्ते में कोई ऐसे छपरी कपल लड़ रहे हैं, बंदा उसकी बंदी को मार रहा है, थर्ड पर्सन ने इंटरवीन किया, लड़की ने थर्ड पर्सन को सुना दिया. ऐसा होता है. मे बी उस लड़की के लिए डिसरिस्पेक्ट नहीं, उस लड़की के लिए हक है. सो वेयर डू ड्रॉ द लाइन देन? हाउ डू यू डिफाइन रिस्पेक्ट? हाउ डू यू डिफाइन व्हाट गुड कम्युनिकेशन है? हाउ डू यू डिफाइन द थर्ड पॉइंट? इसीलिए मैंने सबसे पहले मेंशन किया, कम्युनिकेशन, रिस्पेक्ट एंड हमारा जो एफर्ट्स है, तीनों म्यूचुअली लिंक्ड है. कम्युनिकेशन से ही आपकी रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं आते हैं. लाइक जैसे मैंने कहा कंटेम्प्ट या फिर कंटेम्प्ट करा, उसका डायरेक्ट उसके कैरेक्टर के ऊपर बोला कि लाइक एक पर्सन है, यार तुम मेरी कभी सुनते ही नहीं हो. उसकी पर्सनैलिटी को तुमने डायरेक्ट जाके वहां पे किया. यू कुड हैव सेड किया, जब तुम फोन यूज करते हो ना, तुम मेरी बातों पे ध्यान नहीं देते हो. तो उसकी पर्सनैलिटी, बिहेवियर या उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, किसको तुम एड्रेस कर रहे हो? बिहेवियर को या फिर पूरे पर्सन को? तो कंटेम्प्ट किया. तो अ पर्सन के जो स्टेटमेंट्स हैं, जो भी तरीके का बिलीफ है, फॉर एग्जांपल आपने एग्जांपल दिया कि कोई लोग बाहर पीडीए में या फिर किसी तरीके से मारपीट भी कर रहे थे, इट इज नॉट एनीथिंग दैट इज हैविंग अ डिस्क्रिपेंसी. उस लड़की के लिए नहीं है, बट उस लड़की का उस टाइम पे अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है? वो लड़की का अंडरस्टैंडिंग लेवल काफी हाई है उस टाइम पे. ही इज अंडरस्टैंडिंग द थिंग, वो वहां पे समझ रही. तो उस लड़के का वहां पे एक फैक्टर बनता है कि ही नीड टू रिस्पेक्ट द बाउंड्रीज. बाउंड्री और टेरिटोरियलिटी बहुत डिफरेंट होता है. कि फॉर एग्जांपल बाउंड्रीज में मुझे पता है कि उसकी क्या बाउंड्रीज है, मेरी क्या है. लेकिन टेरिटोरियलिटी जो कहा कि मेरा हक है, उस हक के नाम पे तुम उस कैरेक्टर को या उस बिहेवियर को जस्टिफाई कर रहे हो. यू आर डिफेंडिंग योरसेल्फ. डिफेंसिवनेस जब आ जाती है, you can count them as a red flag. Right. There's another question. There are some times when we ignore obvious warning signs. जहाँ मुझे क्लियरली पता लग रहा है कि दिस पर्सन इट्स ट्राइंग टू फ्ली, उसको शायद इंटरेस्ट नहीं है अभी, इट्स ट्राई टू नॉट गिव दिस रिलेशनशिप इनफ इम्पोर्टेंस. बहुत सारे ऑब्वियस साइंस आपको मिलते हैं, but still some people ignore these signs and hope to continue in this relationship, whatever type it is. Why do you think some people tend to ignore the obvious warning signs? If a person is ignoring a sign, there are two things. उसको एक बार गलती किसी से भी हो सकती है, मिस्टेक. बट एक यू कैन से देयर आर टू थिंग्स. इंट्यूशन क्या है उस पर्सन का और इंटेंट क्या है उस पर्सन का. कौन से पर्सन का? जो देख रहा है सारी चीजें, जिसको पता है कि चीजें गलत हो रही है. इंटेंट वाइज अगर हम बात करें, या फिर एक इनसिक्योरिटी बोलते हैं, लेट्स से टू टर्म्स, इनसिक्योरिटी एंड इंट्यूशन. गुड. इनसिक्योरिटी में बस मेरे को लग रहा है कि सामने वाला ठीक नहीं है मेरे लिए, सामने वाला पर्सन ऐसा है, सामने उसका कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास, आई हैव नो एविडेंस, बस डाउट हो रहा है इनसिक्योरिटी में. बट इंट्यूशन में आपने सुना होगा लड़कियों को पहले पता होता है कि यार
सामने वाला पर्सन ठीक नहीं है। और जब तो वो इंट्यूशन कैसे क्रिएट हुआ, दैट इज क्रिएटेड बाय आपका जो ब्रेन है, दैट इज सीकिंग फॉर रिपीटेड बिहेवियर पैटर्न्स। वो रिपीटेड बिहेवियर पैटर्न, एक लड़की ने आके बोला कि यार एक ऐसा वो ना पार्टनर मेरे ठीक है ही नहीं, मुझे लगता है ऐसा। जब देखा गया तो अनइंटेंशनली जो ऑब्जर्व कर रही थी, उसके कॉल्स अवॉइड करता है, उसको घोस्ट कर देता है, ही टॉक्स टू अदर गर्ल्स इन फ्लर्टिंग वे इन दैट टर्म्स। तो वो बिहेवियर पैटर्न, रिपीटेड बिहेवियर पैटर्न को अगर तुम इग्नोर कर रहे हो आफ्टर इंट्यूशन, that is not love, that is attachment, because you're anxiously attached to that person. अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं, 4 टाइप के अटैचमेंट स्टाइल होते हैं। उसमें इफ यू आर एंशियसली अटैच्ड टू अ पर्सन, यू कैन आर लाइक एंजाइटी होना स्टार्ट हो जाएगी, वो पर्सन थोड़ा सा भी दूर जाना चाहेगा। बट अगर वो लव होगा, यू विल गो एंड कम्युनिकेट, दैट विल बी एन ओपन एंडेड कम्युनिकेशन। इफ सामने वाला इज एबल टू अंडरस्टैंड, द बॉन्ड कैन बी रिवाइव्ड। अगर नहीं करना चाह रहे, वो बॉन्ड वहीं एंड हो जाना चाहिए। How do you distinguish between insecurity and intuition? कभी कभार हम किसी चीज को लेकर बड़ा इनसिक्योर हैं कि यार वहां मत जाओ, यहाँ मत जाओ, एंड देन वी से दैट इट्स माय इंट्यूशन, मुझे से लग रहा था कि कुछ गलत होगा। सो व्हाई डू यू ड्रॉ द लाइन देन? हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन योर इनसिक्योरिटी एंड द इंट्यूशन? इनसिक्योरिटी की बात करते हैं, इनसिक्योरिटी डाउट क्रिएट करता है विदाउट एनी एविडेंस। दैट कैन बी फॉर्म्ड बेस्ड ऑन योर पास्ट ट्रॉमा, पास्ट बिलीव्स। आपका जो प्रोजेक्टाइल बिहेवियर है, कि जो आपका बिहेवियर है दैट इज प्रोजेक्टिंग ऑन समवन, उसको तुम जस्टिफाई कर रहे हो विद द लेबल इनसिक्योरिटी। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इंट्यूशन, इंट्यूशन इज फॉर्म्ड ऑन एविडेंस। दैट इज जो रिपीटेड बिहेवियर पैटर्न है, वो बिहेवियर पैटर्न दिखता है कि उस पर्सन का बिहेवियर सेम ही है, वो चेंज नहीं हो रहा है, एक बार नहीं हो रहा है, 2 बार, वो पैटर्न चेंज हो ही नहीं रहा है। दैट्स हाउ कई बार हमें पता होता है कि यार ऐसा ऐसा हुआ है। कई बार अनविलिंगली, अनइंटेंटली, इनवॉलंटरीली हमें पता है, पता ही नहीं है कि क्या है, बट मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि वो चीज़ सही नहीं है, क्योंकि वो हमारा ब्रेन उसको 24 घंटे स्कैन करता है उन पैटर्न्स को, बिहेवियर पैटर्न को। तो जब वो एविडेंस बेस्ड हो, दैट इज इंट्यूशन, and it is unevident, it is insecurity. What is the major issue in people giving commitments today? या फिर what's the fear around commitment in today's day-to-day life? जो fear around commitments है, that is responsibility. People are terrified of sort of, you can say, taking responsibility और एक emotional investment. अगर हम जनरल बात करें, क्या आप कहीं भी इन्वेस्ट कर दोगे SIP या उसमें बिना सोचे समझे? नहीं। You will think twice, you will think I'll do a lot of research. Stock market trading, there is emotional investment. A person invests his time, his emotions and his efforts. Emotional investment कहीं भी करोगे, और जब ऐसे केसेस, ऐसा एनवायरनमेंट हो जहाँ पता नहीं सामने वाला कब तुम्हें ड्रम में डाल देगा, तो उस टाइम पे जो स्टॉक मार्केट वाला जो फियर है वो मैटर करता है, और उसलिए कहीं ना कहीं कमिटमेंट इश्यूज होता है। इन सभी चीज़ों का ना पंकज, व्हाट आई थिंक इज द सॉल्यूशन वुड बी, अगर ऑपोजिट जेंडर्स एक दूसरे की नीड्स को अगर समझ के फुलफिल कर पाए, मे बी एक हद तक हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। सो द क्वेश्चन कम्स, व्हाट डू मेन वांट? आदमी को चाहिए ही क्या, so that the females get to know it and they can act upon it. सबसे पहले जो मेन की जो नीड्स है, दैट इज, सबसे पहला जो इंसान कहता है मुझे शांति चाहिए, पीस, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, दैट पर्सन वांट्स इमोशनल साइड ऑफ अ पार्टनर। अगर उसकी पार्टनर इमोशनली अवेलेबल नहीं होगी, एक ऐसा मेजर स्पेस जो एक लड़के का होता है, दैट इज हिज पार्टनर, जहाँ वो आके वल्नरेबल हो सकता है, राइट? वो इमोशनली अवेलेबिलिटी पार्ट चाहिए, जहाँ उसे सुना जाए, समझा जाए, एक्सेप्ट किया जाए। एंड द थर्ड थिंग इज अंडरस्टैंडिंग। इफ अ पर्सन, एक लाइक लड़कों में क्या होता है, आई विल टेल यू एक स्टोरी। इसके अंदर एक वाइफ थी, वो वो कहते एक आई, उसने आगे कहा कि मुझे तुमसे बात करनी है, ये करना है, वो करना है। वो कहता है कि यार मैं इतनी मेहनत करके आया हूँ अभी,
वो कहती है कि तुम्हारे पास मेरे लिए कभी टाइम ही नहीं होता है। और वो लड़का कह रहा है कि मैं पूरे दिन मेहनत करके आऊँ तेरे लिए, लड़की कह रही तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। हाँ दोनों की एक्सपेक्टेशंस अलग है, हाँ गलत दोनों नहीं है। एंड बोथ ऑफ देम कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, दोनों का पर्सपेक्टिव अलग है। एग्जैक्टली उस टाइम पे जो काम करेगा दैट इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो कमिंग बैक ऑन द टॉपिक, नॉट सर्कुलेटिंग, द गाइस दैट नीड इज इमोशनल स्पेस, एक अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम देयर पार्टनर, और एक जो मेजर चीज जो आज भी मिसिंग होती है दैट इज एप्रिसिएशन। दे आर नॉट एप्रिशिएटेड। अगर ये चार चीजें मिलती हैं तो कहीं ना कहीं द गाय स्टार्ट्स इमोशनल इन्वेस्टमेंट, what is required in a commitment and a relationship. What do women want from a relationship from a man? What does a woman want from a man? इसमें totally सारी चीजें opposite हो जाती है। She need validation, she need consideration. आज के टाइम पे जो बोला जाता है कि लड़के मेजरली डिसीजन खुद ले लेता है, घर के डिसीजन। She need her part to be considered, She wants to be also part of the family. part of the family. और कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन फीमेल्स में भी मिसिंग है। मैं तो कमा के लाता हूँ, घर का सारा चला रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, तुम तो घर का ही काम करती हो। बहुत बड़ा टैबू है। और छोटे से बात पे जो इमोशनल एक्सप्रेस हो जाती है वेरी सेंसिटिव, लड़कियों का काम ही ऐसा है। और एक मेजर डिफरेंस है, गाइज एस्केप फ्रॉम द मैट्रिक्स, इमोशन पार्ट से वो भागते हैं, एस्केप करते हैं, बट फीमेल सप्रेस। या तुम लड़की हो, तुम्हें तो सहना पड़ेगा, सह लेते हैं, क्या जा रहा है। एक भाग रहा है और एक सप्रेस कर रहा है, तो वहां पे एप्रिसिएशन और इमोशनल स्पेस काम आएगा, बट यहाँ पे कंसिडरेशन और वैलिडेशन काम आएगा। Once you start validating your female partner, you start considering her and you start appreciating, acknowledging her. These three things would be building a foundation of a relationship. Major misunderstandings कहाँ से शुरू होते हैं? Major misunderstanding start होती है when you stop communicating. Communication नहीं होता है, आपकी unrealistic expectations शुरू होती हैं, चाहे वो रेशनल हो या ना हो, आपने नहीं शेयर की, वो डिसअपॉइंटमेंट बन जाती है। और आप सोचते हो कि आपका जो पार्टनर है वो माइंड रीडर है, आप अपनी चीजें शेयर नहीं करते हो, सामने वाला समझ जाए, वो माइंड रीडर नहीं है। यू नीड टू कम्युनिकेट, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड जो मिसअंडरस्टैंडिंग के अंदर कंसेप्ट आता है कि यू नीड टू फिक्स द थिंग्स, रिपेयर बॉन्ड कितनी जल्दी रिपेयर करते हो। ये मैटर ही नहीं करता है कि आपके रिलेशन में लड़ाइयाँ हो रही है कि नहीं है, दैट इज नॉर्मल। हेल्दी रिलेशन वो नहीं जहाँ लड़ाइयाँ कम होती हो, वो जो उसको कितना जल्दी रिपेयर कर लेता है, हाउ इजीली फ्रीक्वेंटली द बॉन्ड इज रिपेयर्ड And you still want to keep the relationship. एग्जैक्टली। वो वहां पे आता है हमारा थर्ड पॉइंट, म्यूचुअल एफर्ट्स। तो ये दोनों पॉइंट्स है जहाँ कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग ओरिजिनेट होती है। और इस पॉइंट को सपोर्ट करते हुए मैं एक और बात कहूँगा, कभी भी किसी भी लड़ाई में देखना एक पॉइंट होता है जहाँ से मेजरली लड़ाई शुरू होती है। एक पार्टनर बोलता है, बोलती है कि मैंने सोचा ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन वैसा ऐसा निकला। दूसरा पार्टनर बोलता है तुमने सोचा, तुम्हें बोला किसने सोचने के लिए, अपना दिमाग ना यूज मत किया करो। प्रॉब्लम ही है, मैंने सोचा, क्यों तुम्हें वो सोचने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कम्युनिकेशन प्रॉपर हुई नहीं है। हेंस वन हैड टू अज्यूम। आपने अगर वो बताई होती तो उसको अज्यूम नहीं करना पड़ता। एंड देयर आर सम पीपल जो कि बिना पूछे ही अज्यूम कर लेते हैं। सो द कोर कम्स टू नॉट अज्यूम बट टू सिट टुगेदर, fix this, talk about this, and let's not come to assumptions a lot. Exactly. You should have information, not out of the blue you come up with an assumption and then आप बोलते हो कि मेरे को ऐसा लगा. Don't play with मेरे को ऐसा लगा. There's a very famous theory out of it, 4 horsemen of relationship. जो 4 ऐसे फैक्टर जो रिलेशनशिप को खराब करते हैं। First is criticism. How often you criticizing your partner? किस वे में क्रिटिसाइज कर रहे हो, रिलेटेड टू हर फाइनेंशियल पार्ट, रिलेटेड टू हर बैकग्राउंड, घर से क्या लेके आई थी, दहेज एंड ऑल। सेकंड इज कंटेम्प्ट, जिसके अंदर आपका ये प्री एनालिसिस, या मैंने ऐसा अज्यूम किया कि ऐसा हुआ होगा, आपका जो प्री अजम्पशन है उसके बेसिस पे तुम अपनी थिंकिंग बना रहे हो, एंड देन यू आर रिएक्टिंग, राइट। थर्ड कम्स डिफेंसिवनेस। अगर मैंने कहा कि यार मेरे को आपकी उस बात का बुरा लगा, मतलब कहना क्या चाहती है, मैं गलत हूँ, तू ये चाहती, वो डिफेंड करना स्टार्ट कर देगा। उस टाइम क्या कि ठीक है, अगर तेरे को बुरा लगा बात करते इस बारे में। एंड द लास्ट इज डिसरिस्पेक्ट।
how often you're disrespecting your partner, either personally or socially. करेक्ट। पंकज, ये तो हमने कोर वैल्यूज पे बात कर ली। अगर उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखेंगे आज के जमाने में, वी कम टू एन एरा वेयर कम्युनिकेशन हैपेंस मोस्टली ओवर फोन कॉल्स इफ पीपल आर नॉट मैरिड। By phone calls, I do not necessarily mean phone calls. It means phone as a medium. That means people oftentimes chat Chat and also text, yeah. to communicate or to resolve an issue. Hmm. So my question towards you is, how much of a difference would the medium of communication makes to the quality of the communication? That means if I am trying to resolve an issue through texting, would it be a little different from resolving the issue over a phone call or meeting in person? If so, why? Okay. मीडियम से ज़्यादा मैटर करता है हाउ एक्टिवली और एंगेज्ड ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन. यू माइट हैव हर्ड आई एम अ चैट पर्सन. नो नो, आई एम अ कॉल पर्सन. मैं कई लड़के होते हैं कि लाइक चैट पे बहुत बात कर लेंगे, कॉल पे थोड़ी कम, मिलके वो बहुत ब्लश करते, बात ही नहीं कर पाते हैं. राइट. सेम अगर ऐसी बात करें कि टेक्स्ट पे मैं कुछ बोलना चाह रहा था बट सामने वाला उसका पर्सपेक्टिव ही कुछ और ले गया. आई मीन टू से कि मैं जा रहा हूँ, उसने सोचा यार मैं जा रहा हूँ, बाय. इमोशन ट्रांसफर किस तरीके से हुआ. अगेन आई सेड कि मीडियम डिपेंड नहीं करता है, हाउ एक्टिवली और एंगेज्ड और वो किस तरीके से सरपास हो रहा है. दोनों, फॉर एग्जांपल एक चैट पर्सन है, एक कॉल पर्सन है, वी कैन मीट एंड टॉक. एक को मिलके बात नहीं होती, एक से कॉल पे बात होती, लेट्स चैट ऑन कॉल. ये नहीं करा हमेशा के लिए, ड्यूरिंग द सिचुएशन विच इज द बेस्ट थिंग. क्या टेक्स्ट, अगर मुझे पता है कि सामने वाला बंदा टेक्स्ट को गलत लेके जाएगा, नॉट टेक्स्ट. दैट एज एन एग्जांपल, एंशियस और अवॉइडेंट एक अटैचमेंट स्टाइल होता है जिसमें एंशियस पर्सन अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, कंफ्लिक्ट हो जाता है, वो उसको एंजाइटी हो जाएगी, सॉल्व करना, अभी करना है, अभी करना है, अभी करना है. अवॉइडेंट विल टेक सम टाइम, मुझे कुछ पर्सनल स्पेस है, उसके बाद में बात करूंगा. राइट. तो वो एंशियस अवॉइडेंट जब क्लैश होता है, बोथ नीड टू अंडरस्टैंड कि उसको रीअश्योरेंस चाहिए और उसको पर्सनल स्पेस चाहिए. अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मानस जी मुझे काजू कतली पसंद है और जब मेरे को भूख लगती है मुझे काजू कतली चाहिए. अब मैं सोचूं कि नहीं, जब उन्हें भी काजू कतली ही पसंद हो, क्या पता उन्हें गुलाब जामुन पसंद हो. तो मेरे को क्या पसंद है वो मैटर नहीं करता उस टाइम पे. व्हाट सामने वाले को क्या पर्सनल स्पेस चाहिए, क्या उसको एक टाइम पे रीअश्योरेंस चाहिए, या कौन सा मीडियम बेस्ट है दोनों के लिए, जिस बेस्ट मीडियम से बात पहुंचाई जा सके वेरी यू कैन से एक्टिवली, दैट मीडियम नीडेड टू बी चूज्ड. और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अवॉइडेंट स्टाइल है and the other one is reassurance style Anxious style, yeah. Anxious style hai, we can link it to the genders, because majorly what I've seen is that ladies are more tend to solve the things right now. उनको लड़ाई अभी सॉल्व करनी है, अभी बात करो. And men are like, अभी दिमाग खराब है, let me calm down, then I can process whatever I'm saying. If you make me speak right now, मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोल दूंगा. So I think we can link these things to the genders. जेंडर को लिंक करना तो शायद ये गलत होगा, बिकॉज योर अटैचमेंट स्टाइल्स आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू चाइल्डहुड, हाउ योर चाइल्डहुड हैड बीन. काफी ऐसी फीमेल्स होती है हु हैव अवॉइडेंट स्टाइल. जब कोई एंशियस उनके पास आएगा, अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगी. देन गाइस से कि गर्ल्स रेड फ्लैग भाव खाती है, राइट. गाइस में भी अवॉइडेंट होते हैं. तो अब अटैचमेंट स्टाइल के बेस, जेंडर पे बेसिस नहीं है, बट हाँ यू कैन से मेजरली जो ये चीज है वो देखी जाती है ऐसा. Okay, so let's come to the end of the discussion. क्योंकि बात करने बैठे हैं, खत्म नहीं होगी. क्योंकि मेरे पास बहुत सारे questions हैं. So to end the discussion, I have few practical questions, practical advices that I would need on behalf of my audience. So it's a very general question. It's a very open-ended question. How can my viewers build healthier relationships? Forming a healthy relationship, I gave a mantra. Just fix 3 things. You should communicate well. Right. आपको रिस्पेक्ट करनी है अपने पार्टनर की, नॉट इन्वेडिंग द बाउंड्रीज. एंड थर्ड इज पुटिंग एफर्ट्स, नॉट सिंगल साइडेड एफर्ट, म्यूचुअल एफर्ट्स. अगर ये 3 चीजें बैलेंस होते हैं, इट लीड्स टू अ हेल्दी रिलेशनशिप. नाउ
what habits, by that mean I need particular habits, would increase the chances of long-term compatibility? As of habits, we can say, let's not label it as habit. Hmm. Let's say what are the traits or characteristic features उस टाइम पे, what are the things required. Hmm. अगर मुझे फोटोसिंथेसिस करानी है Hmm. तो मेरे को क्या मटेरियल चाहिए? आई नीड Light. ऑक्सीजन, Hmm. आई नीड सनलाइट, आई नीड वाटर एंड आई नीड सॉइल फॉर द न्यूट्रिएंट्स, राइट? सेम इसी तरीके से हमें 4 चीज चाहिए. वी नीड, फर्स्ट थिंग इज, आर वी फीलिंग विद दैट पर्सन और नॉट. अगर पर्सन, सबसे पहले अपने आप को जानो. रिलेशनशिप का जो ब्रिज होता है उसमें व्हाट एम आई, व्हाट आई वांट, व्हाट आर माय ट्रिगर्स. मुझे खुद का ही नहीं पता, मैं सामने वाले से कैसे जाके एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना सकता हूँ. फर्स्ट नो योरसेल्फ, देन योर पार्टनर, then the bond between it. Once you know, this creates the first factor, that is understanding. Hmm. Second thing, again, you need to don't set unrealistic expectations. अगर आप expectations रख भी रहे हो, communicate well. Hmm. You need to communicate. Right. And communication is the oxygen for that plant. Third thing that comes is, fights होंगे, disputes होंगे, but how often you are there to repair that bond, repairing that water. Right. And fourth is patience. Hmm. Very important. What myths should people stop believing in right now? Perfect partner जैसा कुछ नहीं होता है. First thing, there's nothing term as ideal partner or perfect partner. Just cause you have your own checklist, stop assuming कि मेरा पार्टनर सफेद घोड़े पे आएगा 7 समुंदर पार करके. Stop assuming that. घोड़ा काला भी हो सकता है. Exactly. So first thing is, perfect partner जैसा कुछ नहीं होता. Second, ईगो, कि लाइक ईगो इश्यूज जो आपके आ जाते हैं. लड़कों में तो ईगो इश्यूज होते हैं, या फिर लड़के रोते नहीं है. Guys can emotionally express themselves, and females are not weak. राइट. पंकज, आपके पास कुछ क्वेश्चंस थे जो आपने बोला कि आपके सब्सक्राइबर्स, आपके फॉलोअर्स चाहते हैं कि आप इस पॉडकास्ट में कवर करें. सो कैन वी प्लीज टेक अ मोमेंट टू टेक दिस क्वेश्चंस अप? Sure. So जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, I got from the follower, that is, why girls are attracted towards toxic behaving men while ignoring actual caretakers? Right. So what's the answer to that? So the answer for that would be, again, choice या necessity. आपकी नीड्स कहाँ पूरी हो रही है, आपकी वांट्स कहाँ है. जो आपका इमोशनल स्टेबिलिटी वाला पार्ट आता है, कि जो लव और द केयर यू वांट, दैट इज योर नीड. बट गर्ल्स, नॉट लेबलिंग ऑल गर्ल्स या जेंडर बाइज ना होते हुए, पीपल हैव द टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड द थिंग दैट इज आउट ऑफ देयर लीग, जहाँ पे दे नीड टू सफर. अवॉइडेंस को वहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रैक करना, उसके पीछे भागना, लेजर के पीछे जो उनकी लीग से बाहर है. एक थ्रिल मिलता है. एग्जैक्टली. एंड देयर इज अ लूप कि आप जिससे अटैच हो वो किसी और से अटैच है. Right. The person who is avoidant for you is anxious for someone else. So that is a loop. इसी लूप में वो टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाती है. एंड इन द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द सेशन हमने बोला, टॉक्सिसिटी का पूरा मैकेनिज्म बताया था, कैसे एक्सपेक्टेशन से वो सप्रेशन, वो टॉक्सिसिटी बनती है. Right. सो दिस इज द आंसर फॉर मनन शर्मा. और मैं, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा कुछ अगर इसमें ऐड कर सकूंगा, जी. तो ये हमारी जो इवोल्यूशनरी पूरा जो साइकिल चला है, उससे भी शायद हम थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं इसको. व्हाट आई थिंक इज कि जब हम सर्वाइवल मोड पे थे ना, तो वहाँ पे लेडीज वर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द masculine men, those who can fight and protect them. Okay. And were not attracted towards somebody who's a jerk. मतलब जिसको हम आज के भाषा में बोलेंगे कि तो बेवकूफ सा है. ठीक है. एंड देन वो चीज लेडीज के जो दिमाग में है ना कहीं अभी भी वो इम्पैक्ट डालती है. सो somebody who is more masculine, लेडीज उनके लिए अट्रैक्ट होती है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आज के जमाने में जो मैस्कुलिन बॉयज हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेन, जो बॉयज हैं
वो अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं. बिकॉज व्हाट एक्चुअल मैस्कुलिनिटी इज, व्हेन यू get into become a man, you tend to control those masculinity. ऐसा होता है ना कि मैं ना फाड़ दूंगा, बट आई नो मैं फाड़ दूंगा इसलिए मैं शांत हूँ. शिव जी वाली एनर्जी. बट व्हेन यूर बॉयज, यू टेंड टू कीप प्रूविंग मैं फाड़ दूंगा, ले चांटा पेल दिया इन्होंने. सो व्हाट हैपेंस इज कि जो मैस्कुलिनिटी है वो बॉयज में ना इसी फॉर्म में दिखती है. दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर मैस्कुलिनिटी. दे आर टू मच टॉक्सिक, यानी दे डू नॉट वैल्यू यू. वो अपने हार्मोन के रश में हैं, एक थ्रिल में है, मजे करने में, गाड़ियों में गेड़ियां मारने में, हुकने में है. फ्लेक्स. तो वो जो मैस्कुलिन ट्रेट है जो एक बॉय में नजर आता है, लड़कियां उसके लिए थोड़ी ज्यादा अट्रैक्टेड होती हैं because they see masculinity in it. But once those ladies grow beyond that stage, once they reach maybe 25 or 30s में, उन ladies का definition of masculinity again change होता है. True that. Then वो actual masculine men जो होते हैं ना, they look more confident, they look more of a leader, they look more socially and financially stable. तो उन लेडीज का डेफिनेशन तक चेंज हो जाता है. हेंस दे फॉल फॉर दीज काइंड ऑफ मैस्कुलिन मैन, दोज वर स्टेबल. सो कुल मिलाकर जो कोर आता है वो इसी पे आता है कि हु इज द सर्वाइवर, हु इज द प्रोटेक्टर, एंड हु इज मोर मैस्कुलिन विथ मोर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. सो दैट इज द थिंग आई वांट टू ऐड. यस, किस नेक्स्ट? Right. So next question is from Krishna. How to get a stable and proper relationship in today's generation? बहुत ही वास्ट क्वेश्चन है. इसको हम 1 या 2 लाइन्स में कैसे करेंगे? you wanna Please initiate? give your best. No, मैं इसको टच नहीं कर पाऊंगा. Okay. तो stable and proper relationship. Again, ideal और perfect relationship तो आज के टाइम पे मिलना again impossible है, because there's nothing ideal and perfect. But yeah, if you seek for general true things what you want, first of all you need to identify who you are, what are your needs, and what are the things you seek for in a person. Right. क्या वो आपके पास खुद के पास available है? Can you fulfill it? If it's a green flag, then go for the partner को क्या क्या traits चाहिए. And again, communication, efforts, and respect. That's the key for a open and perfect and amazing relationship. Perfect. What's next he had? Next is from Noshin. She have asked ki, how do you truly heal and get your spark back after spending years with a narcissist? Oh, okay, interesting. I'm interested for the answer. आप कैसे इसको प्रेम करोगे? So, being with a narcissist who is draining your energy, who is like creating a gaslighting effect on you कि तुम ही खराब हो, उस टाइम पे first thing you need to do is aware. There's a theory that is AAA theory. Awareness, acceptance, and action. First, the thing is that you're aware about the fact कि ऐसा है. Second, aware कई लोग होते हैं but accept कर पाते हैं उसको कि नहीं. So acceptance. And the third thing is action. And the action is detachment. You need to detach from that person. Not in the terms कि ठीक है, सुनने में बोलना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है. Sure. So first of all, you need to create a distance and cut off with the person. Once you cut off, you need to again find yourself. Once you find your true self, you can start that healing part again. And it is not impossible. जो सबसे tough part होता है, that is cut off वाला part है, detachment वाला part. उसके बाद तो सारी चीजें ठीक होनी start हो जाती हैं. Next. So that's the answer for her. The question is, why in the era people are like, we will be together till the college, or we are in the open relationship and all the things. I mean that what the hell is this life? If you're comfortable, then we will explore each other. Simple line में frame करे तो, is human a thing to explore? इसके पैरामीटर्स बहुत अलग हैं कि ह्यूमन इज अ थिंग टू एक्सप्लोर किस टर्म्स में. रिलेशनशिप्स में ट्राई करके सिचुएशनशिप्स बेंचिंग बहुत चल रहा है. ये ठीक था नहीं, दूसरा तीसरा, इस टर्म्स में तो बहुत गलत है. But yeah, being in the same relationship, getting to know each other, exploring each other's trait, pros and cons, वो चीज सही है. But if the person is changing and commitment issues हैं, then that person is not ready for the relationship. But yeah, just again using as a toy. The person is more tend towards exploring multiple people than Exactly. exploring one person. Yeah.
तो Right. एक्सप्लोरिंग नहीं बोलेंगे उसको, हाँ, दैट जस्ट सेटिस्फाइंग हिज ओन नीड्स, राइट राइट। दैट्स व्हाट वी कैन से। बहुत मजा आया पंकज आपसे बात कर कर। दिस वाज वन ऑफ द पॉडकास्ट जहाँ पे ना ऐसे अंदर से रूह खुश हो जाता है। सो दिस इज वन ऑफ दोस काइंड ऑफ पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। और आपके जो भी डिटेल्स हैं प्लीज डू गिव मी, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सो दैट पीपल इफ दे वांट टू कनेक्ट टू यू दे कैन। इसी के साथ अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है, कुछ वैल्यू ऐड हुआ है आपकी जिंदगी में, मेक श्योर वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स अ wrap on this video.